अगर अपने जो माइक्स हैं वो ऑफ कर लें। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी-अभी हमारा 5 डे सेमिनार जो है वो ख़त्म हुआ है चंबा में। काफ़ी अच्छा सेमिनार रहा वो हमारा। अराउंड 195 डॉक्टर्स थे, जिसमें से 150 जो थे वो टोटली न्यू कमर डॉक्टर्स थे। और उनका फीडबैक भी काफ़ी अच्छा रहा है और हमने कोशिश भी की अपनी तरफ से कि जितना ज़्यादा हो सके आप सबको अच्छे से अपना जो इन्फॉर्मेशन है आप तक पहुंचाया जा सके। आज का जो ये सेशन है ये हमारा बेस रहेगा कि हमें जो न्यू गाइड टू क्लिनिकल प्रैक्टिस बुक है उसको कैसे यूज़ करना है। आप सभी के पास आपके ग्रुप में इसका पीडीएफ पहुंच चुका है। आज इस सेशन के बाद आपको जो हार्ड कॉपी है उसको आप कैसे एक्वायर कर सकते हैं उसके बारे में भी पूरा बता दिया जाएगा। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी लोग जुड़ भी चुके हैं अभी और इसमें हमारे कुछ एक्सपीरियंस डॉक्टर भी हैं। मैं अपनी स्क्रीन पे देख पा रहा हूँ सुधीर पांडे सर हैं, अब्दुल हमीद सर हैं, डॉक्टर जी मनोज डॉक्टर पनवार जी हैं नमस्कार। डॉक्टर और भी। राजेंद्र जी नमस्कार। जी डॉक्टर राजेंद्र जी भी हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो जी डॉक्टर साहब। तो बाकी अभी हमारे साथ लोग जुड़ते जा रहे हैं, वो इस सफ़र में अभी आगे जुड़ते रहेंगे। हम बस अगले 2 से 3 मिनट और वेट करेंगे, उसके बाद हम अपना ये सेशन स्टार्ट कर देंगे। अभी यहाँ से कुछ लोग जो अटेंड करके गए हैं वो लोग भी आज इस सेशन में जुड़ रहे हैं। उनके लिए भी इस बुक के जिक्र किया गया है और जो सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी डिटेल भी उनको 5 डे सेमिनार में प्रोवाइड की गई है। हम कोशिश करेंगे कि 1 आवर टू 1.5 आवर में ये सेशन को कंक्लूड कर सकें। ज़्यादा आज बड़ा सेशन करने की कोशिश नहीं करेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ़ कि ये जो न्यू बुक्स है, इसमें हमने क्या-क्या अपनी तरफ से जो न्यू इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करने की कोशिश की है, उसके बारे में हम इसमें आपको बताने की कोशिश करेंगे। और अगर हो पाएगा तो लास्ट में थोड़ा-सा हम क्वेश्चन आंसर सेशन भी लेने की कोशिश करेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप सब अपने फ़ोन में जो ये बुक है इसको डाउनलोड आपने कर रखा है, इसका जो फ्रंट पेज है, इंडेक्स पेज है, उसको ज़रूर ओपन करें ताकि आप जब मैं आपको इसके बारे में बताऊं तो आपको इसमें समझने में थोड़ा आसानी हो जाए। और अपने अपनी कॉपी और पेन को भी अपने हाथ में जरूर लेके रखें ताकि जो आपको क्वेश्चन बना पूछने हैं वो भी आप उस समय नोट डाउन कर सकें और सेशन एंड होने के बाद आप वो अपने क्वेश्चन भी पूछ सकें। एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगा कि अपना जो बुक अपने फ़ोन में इस बुक के पीडीएफ को ओपन कर ले और उसमें इंडेक्स जो पेज है उसको ओपन कर ले ताकि जब मैं आपसे सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करूं तो हमें एक ओवरव्यू लेने में इजी हो जाए। और अपने पास अपना कॉपी और पेन जरूर रखें। टाइम हमारा 1:05 हो रहे हैं। तो अब हम अपना सेशन जो है ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। समय के साथ साथ लोग जो जुड़ते रहेंगे उनको इसमें ऐड ऑन करते रहेंगे। बाकी जो ये सेशन है इसको ऑनलाइन रिकॉर्ड करके आपको ये यूट्यूब पे मिल जाएगा। तो अगर किसी से कुछ मिस हो जाए तो उसे घबराने की जरूरत नहीं है, उसे ये सारी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे मिल जाएगी। तो इसी के साथ हम अपना ये सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबका हमारे साथ इस सेशन में जुड़ने के लिए धन्यवाद और मैं आप सबका दिल से आभारी हूँ कि आपने आज इस सेशन को ज्वाइन किया है। ये सेशन एक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने जा रहा है जिसमें कि हम एक जो हमारी न्यू गाइड टू क्लिनिकल प्रैक्टिस बुक है इसको हम ब्रीफ में डिस्कस करने वाले हैं कि आपको इस बुक को न्यू बुक को कैसे इस्तेमाल करना है और हमने इसमें क्या क्या चेंजेस किए हैं। तो इसी के साथ मैं अपना आज का सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ।
सबसे फर्स्ट पॉइंट मैं इस सेशन में आपको बताने जा रहा हूँ जो चेंज है वो है हमारा गाइड का जो नाम था। पहले इसका नाम था गाइड टू क्लिनिकल प्रैक्टिस ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, जिसको अब चेंज करके ऐड करके किया गया है गाइड टू क्लिनिकल प्रैक्टिस ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी विद टेम्परामेंटल इंडिकेशन इन डायग्नोसिस एंड डिजीजेस। इस लाइन का जो मतलब ये है कि हमने इसमें गाइड क्लिनिक में टेम्परामेंटल डायग्नोसिस को ऐड किया है, टेम्परामेंटल इंडिकेशन को ऐड किया है, चाहे वो हमारा डायग्नोसिस हो या फिर हमें डिजीजेस को कैसे एवेल्युएट करना है, आगे हमने डिजीजेस के रिगार्डिंग डेल्यूशन कैसे बनाना है, उसमें हमने टेम्परामेंटल डायग्नोसिस को हमने इसमें पूरी तरह से ऐड करने की कोशिश की है। तो इसी के साथ हम अपना लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, गाइड टू क्लिनिकल प्रैक्टिस ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी विद टेम्परामेंटल इंडिकेशन इन डायग्नोसिस एंड डिजीजेस। इसका हम इंडेक्स चैप्टर पे जाएंगे। इंडेक्स जो इसका पेज है इस पे मैं आपको बता दूं, जो हमारी लास्ट बुक थी इसमें हमारे टोटल 8 चैप्टर थे और अब ये जो 8 चैप्टर बढ़ के 12 चैप्टर में कन्वर्ट हो चुके हैं और उसी के साथ हमने कुछ नए पॉइंट्स पुराने चैप्टर्स में भी ऐड किए हैं। मैं आपको बता दूं, जैसा कि जो हमारे फर्स्ट 3 चैप्टर्स थे, इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन और आपका इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिनल प्लांट्स और स्पेजरिक कोहेशन, ये एज इट इज रहने दिया गया है। हाँ, इसमें हमने जो पहले हिंदी में था उसको हमने आगे इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया है और जो इंग्लिश में था उसको हमने हिंदी में भी ट्रांसलेट किया है। इसी के साथ जो हमारे नेक्स्ट 3 चैप्टर हैं, जिसमें एक नया चैप्टर ऐड किया गया है, 4th चैप्टर है टेम्परामेंट, 5th चैप्टर है पल्स डायग्नोसिस और जो हमने न्यू 6th चैप्टर ऐड किया गया है उसका नाम है डायग्नोसिस विद पैथोलॉजिकल फाइंडिंग इन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी इन कोरिलेशन विद टेम्परामेंट। जो ये चैप्टर है इसमें हमने जो हमारे बेसिक लैब रिपोर्ट्स होते हैं उसको हमने मर्ज किया है हमारे जो टेम्परामेंट डायग्नोसिस है उसके साथ। और जो 7th चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिसिटी, जो न्यू चैप्टर ऐड किया गया है इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट इन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, जो कि हमारे मसाज और अंक्शंस होते हैं उसके रिगार्डिंग हमें कौन से पॉइंट्स पे कौन से मसाज करने से क्या रिजल्ट मिलेगा, इन सारे पॉइंट्स को भी हमने जो ये न्यू बुक है इसमें हमने ऐड किया गया है। और जो 8th चैप्टर है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो कि एज इट इज पुराने की तरह ही है, इसमें कोई भी नई चीज ऐड नहीं की गई है। उसके अलावा जो चैप्टर 9th है जिसमें बेसिक 38 रेमेडीज के बारे में हमने पहले भी आपसे शेयर किया था, पर उसके अलावा हमने इसमें यूज जो ऐड की है इंफॉर्मेशन वो है क्रिएशन ऑफ डेल्यूशन फॉर पेशेंट, कि आपको पेशेंट को कैसे डेल्यूशन देना है, किस बेस पे आपने एज्यूम करके डेल्यूशन देना है। उसके नेक्स्ट चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 10th स्टैंडर्ड मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन। ये पूरा चैप्टर हमने न्यू ऐड किया है हमारे गाइड टू क्लिनिकल प्रैक्टिस बुक में। इसमें हमने कि हमने प्रिस्क्राइब जो प्रिस्क्रिप्शन बनानी है वो किस बेस पे प्रिस्क्रिप्शन बनानी है उसके बारे में ऐड किया गया है और हमने कैसे डेल्यूशन मेकिंग को कैसे बनाना है, कि हमें जो डेल्यूशन फॉर्म करने हैं जैसे 1:9 रेशो डेल्यूशन है और उसके अलावा जो कंपनी आपको एक फॉर्मुलेशन बता रही है कि उसमें आपको कैसे डेल्यूशन को फॉर्म करना है उसके बारे में इसमें इंफॉर्मेशन की गई है। और चैप्टर नंबर 11 है क्लिनिकल प्रैक्टिस ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी। इस चैप्टर में हमने पहले भी हमने अराउंड 550 डिजीजेस का जिक्र किया था और इस चैप्टर में भी उन्हीं सारे डिजीजेस का जिक्र किया गया है और कुछ न्यू डिजीजेस को भी ऐड किया गया है। पर उसके साथ पहले हमने जो डिजीजेस थे वो अल्फाबेट वाइज यूज किए गए लिखे गए थे, पर अब हमने सारे डिजीज को ऑर्गन सिस्टम, डिजीज सिस्टम और डिजीजेस के बेस पे डिवाइड करके हमने ये जो न्यू अपडेट किया गया है। ये है हमारा चैप्टर नंबर 11 और लास्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 12 कंपनीज डॉक्टर कंसल्टेंसी प्रोग्राम एंड सर्विस डिपार्टमेंट्स फैसिलिटीज। आप सब हमारे साथ काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं, आपको मालूम है कि कंपनी आपको कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाती है जिसमें कि आप हमारे साथ डायरेक्टली मिलके पेशेंट्स को डिस्कस कर सकते हैं। तो उसके बारे में भी आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा कि आप इसमें कैसे उसको जो प्रोसेस है उसको कैसे आप कर सकते हैं आगे। तो इसी के साथ मैं अपना सेशन आज का स्टार्ट करने जा रहा हूँ। चैप्टर नंबर 1 to 3 जो है वो हमारी प्रीवियस इंफॉर्मेशन ही है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ अपने माइक ऑफ कर ले ताकि कोई स्टैटिक इन्फो ना बने। तो जो चैप्टर नंबर 1 to 3 है वो हमारे प्रीवियस इंफॉर्मेशन ही है। हाँ, इसमें हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों को ऐड किया गया है।
चैप्टर नंबर 1 जैसे बताया गया, इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोपैथिक मेडिसिन। इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन शेयर की गई है कि इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन कब बनी, क्या इसके कौन इसके दाता हैं, कौन से मेडिसिन इसके दाता हैं, किस कॉन्सेप्ट पे उन्होंने इसको बनाया है। फिर उसके सेकंड चैप्टर में इलेक्ट्रोपैथिक प्लांट के बारे में बताया गया है, और थर्ड जो चैप्टर है उसमें हमने मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग के जो प्रोसेस है उसको शेयर करने की कोशिश की है, जो कि कोहोवेशन है। और उसी के साथ हम आते हैं अब चैप्टर नंबर 4 पे, जो कि है टेम्परामेंट डायग्नोसिस। आज का जो ये लेक्चर रहेगा इसमें हम हर चीज के ऊपर ओवरव्यू पे डिस्कस करेंगे, थोड़ी सी ब्रीफ भी इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी, और आपको जो ये इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही है इसको आपको कैसे अपने प्रैक्टिस में यूज करना है उसके बारे में भी ओवरव्यू में आपको बताया जाएगा। तो इसमें मैं पहले आपको बता दूं, हमने पहले इसमें सिर्फ हिंदी में था, अब हमने इसको इंग्लिश में भी ऐड किया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्रकृति, टेम्परामेंट और कॉन्स्टिट्यूशन, नेचर, टेम्परामेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन, उसको हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में हमने ऐड किया है। इसमें इंफॉर्मेशन पुरानी ही है, थोड़ा सा उसमें मैं आपको इसको ओवरव्यू करता जाऊंगा साथ में। इसके रिगार्डिंग में हमारे प्रीवियस जो सेशंस हैं वो हो चुके हैं, जिसमें टेम्परामेंट डायग्नोसिस के बारे में बताया गया है, पल्स डायग्नोसिस के बारे में बताया गया है, और आपको मेडिसिन यूजेस के बारे में भी स्टार्ट कर दिया गया है। जो वो हमारे सेशंस हैं वो भी पर मंथ में 2 सेशन है वो यूज जो है कंटिन्यू किए जाएंगे। हो सकता है कि इस हफ्ते के एंड में एक सेशन उसके रिगार्डिंग भी हमारा कंटिन्यू किया जाए। तो मैं इसमें आपको स्टार्ट कर रहा हूँ टेम्परामेंट डायग्नोसिस के रिगार्डिंग। टेम्परामेंट डायग्नोसिस के रिगार्डिंग जैसा कि आपको बताया गया है, हमारे टोटल 4 मेन फैक्टर्स होते हैं जिसपे हम टेम्परामेंट डायग्नोस करते हैं। फर्स्ट है हमारा चलने के ढंग से, और उसके रिगार्डिंग हमने इस पुरानी बुक में भी और नई बुक में भी हमने फोटोज इंफॉर्मेशन सारी शेयर की गई है। सेकंड है हमारा नैन नक्श, जो कि फेशियल्स है, कि हमारा जो फेस है वो किस तरह से बना हुआ है, उसके बेस पे हमें मालूम पड़ जाता है कि किस तरह से हमने टेम्परामेंट डायग्नोस करना है। और उससे जो अगला पॉइंट है, जो लास्ट के 2 पॉइंट है, वो है खाने और पीने का ढंग और हमारा आम स्वभाव। ये हमारे 4 मेन फैक्टर्स हैं। इसको हम आगे चल के एक्सपेंड करते हैं, जो कि 15 पॉइंट में बन जाते हैं। मैं आपसे एक इन्फॉर्मेशन अभी शेयर कर देता हूँ इन 15 पॉइंट्स को शेयर करने से पहले, कि जो ये फैक्टर्स हैं ये हमारे क्वेश्चंस होते हैं। जो अभी आपको ये 15 पॉइंट बताए जाएंगे, ये सारे क्वेश्चंस हैं। आपको अपने पेशेंट से इन 15 पॉइंट्स को जिक्र करना है और उसके बारे में फीडबैक लेना है। जब वो पेशेंट आपको इसके बारे में फीडबैक बताता जाएगा तो उससे हमें मालूम पड़ता जाएगा कि कौन सा इस पेशेंट में कौन से जो टेम्परामेंट है वो हैवी है। क्योंकि 80% जो पेशेंट होते हैं वो मिक्स टेम्परामेंट के होते हैं, 20% ही पेशेंट जो होते हैं वो आपके पर्टिकुलर डोमिनेंट रहते हैं। मिक्स टेम्परामेंट में डोमिनेंसी होगी, हो सकता है कि आपको देखने में वो लिम्फेटिक का लग रहा है पर डोमिनेंसी उसकी संगवाइन की निकल कर रहा है। हो सकता है कि देखने में वो संगवाइन का लग रहा है पर डोमिनेंसी उसकी लिम्फेटिक की निकल के आए। जो इस तरह के पेशेंट होते हैं वो आपके मिक्स के होते हैं। जो प्योर होते हैं वो बहुत कम देखने को मिलते हैं। मैं स्टार्ट करूंगा, उसमें सबसे पहले पॉइंट्स बताना स्टार्ट करूंगा। जैसा कि इसमें बताया गया है, पहले भी इंफॉर्मेशन ये दी गई है। सबसे जो 15 पॉइंट है इसमें है चलने के ढंग से, बोलने के ढंग से, हमारा व्यवहार करने के ढंग से, खाने पीने के ढंग से, सुनने सुनाने के ढंग से, व्याख्यान के ढंग से, हाथों पावों और शरीर के बनावट के ढंग से, काम करने के ढंग से, काम करने की क्षमताओं के ढंग से, काम करने की इच्छाओं के ढंग से, सोने जागने के ढंग से, पहरावे के ढंग से, घूमने फिरने के ढंग से, प्रगति करने के ढंग से, सोच विचार करने के ढंग से। इसको मैं एक बार इंग्लिश में भी रिपीट करूंगा। बाय द वे ऑफ वॉकिंग, बाय द वे ऑफ स्पीकिंग, बाय द वे ऑफ बिहेवियर, बाय द वे ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, बाय द वे ऑफ लिसनिंग एंड नरेटिंग, by the way of speaking, by the way of hand, feet and body composition, like how it's made, by the way of working, by the way of working capabilities, by the manner of one's desire to work, that how much he desired to work, in the manner, by the way of sleeping and walking, by the way of dressing, by the way of moving around, by the way of making progress and how's their thoughtful manner। ये 15 पॉइंट्स के बेस, जब हम इन 15 क्वेश्चंस को हम किसी पेशेंट से पूछेंगे
अगर मान लीजिए कोई पेशेंट डॉक्टर हमारा नया है, उसे अभी पल्स डायग्नोसिस के बारे में मालूम नहीं है, पर अगर वो ये 15 पॉइंट्स को किसी भी पेशेंट से पूछेगा तो उसे पूरा क्लियर हो जाएगा कि ये जो पेशेंट है ये किस टेम्परामेंट का है, अगर सेंग्वाइन है, लिम्फेटिक है, अगर मिक्स है तो किस टेम्परामेंट में इसकी डोमिनेंसी है। मैं इसमें एक पॉइंट को पहले एक्सप्लेन करूंगा, उसी के बेस पे हम ये सारे आगे पॉइंट एक्सप्लेन किए जाते हैं। जैसे कि चलने के ढंग से, चलते समय हर मनुष्य का अपना एक अलग तरीका होता है। मुख्यतः 3 प्रकार की चाल होती है। एक वो मनुष्य जो चलते समय पहले एड़ी का भाग जमीन पे लगाते हैं और उसके बाद अपना पंजा जमीन पे लगाते हैं। दूसरे जो पहले पंजे को जमीन पे लगाते हैं और फिर एड़ी को जमीन पे लगाते हैं। और तीसरे जिनका मिक्स में टेम्परामेंट होता है, किसी की साइड से एड़ी लग रही है, किसी की साइड से पंजा लग रहा है। इस तरह से ये इसमें हमारे 3 पॉइंट आपसे डिस्कस किए गए। हमको क्या 3 चीजें देखनी है? एक तो देख जो एवेल्युएट करना है उसमें करना है कि क्या इसकी पंजा लग रहा है या एडी लग रहा है या मिक्स में उसका हमें एवोल्यूशन हो रही है। इस तरह से हमारे तीनों करैक्टर उसमें क्लियर हो जाएंगे। जिसका तो सिर्फ पंजा खाया जा रहा है, इसका मतलब वो आपका सेंग्वाइन का है। जिसका सिर्फ एडी खाई जा रही है, इसका मतलब वो लिम्फेटिक का है। और जिसका अगर मिक्स में आ रहा है, उसमें हम जब ये 15 सवाल उससे पूछेंगे तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि इसमें डोमिनेंसी किसकी है। इसी तरह से आपकी जो ये बुक है, इसमें इन 15 क्वेश्चंस के बारे में सब कुछ लिखा गया है। आपको इस बुक को जब आप इन टॉपिक्स को आप जब पढ़ेंगे, आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपको क्या क्या क्वेश्चन पेशेंट से पूछना है, जिससे कि उसका जो टेम्परामेंट है वो क्लियर हो जाएगा। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज अपने माइक ऑफ कर ले, ताकि ये स्टैटिक बार बार ना बने। ये जो वीडियो है ये ऑनलाइन भी जाएगी, इससे लोगों को ताकि दिक्कत ना हो। कृपया करके अपने माइक ऑफ कर लें प्लीज, धन्यवाद। तो ये था हमारा टेम्परामेंट डायग्नोसिस का। एक बार मैं फिर से इसको थोड़ा सा छोटा सा रिपीट करूंगा कि जो ये 15 पॉइंट्स हैं, आपको इन सारे पॉइंट्स को पेशेंट से पूछना है ताकि आपको एक डायग्नोस बनाने में इजी हो जाए। आखिर में जो ये पॉइंट्स हैं, यही आपका आगे चल के डायग्नोस बनाने में हेल्प करता है। अब इसके साथ हम अपने टेम्परामेंट को क्लोज कर रहे हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको हिंदी और इंग्लिश में जो ये न्यू गाइड टू क्लिनिकल प्रैक्टिस बुक है, इसमें आपको मिल जाएंगी। और इसी के साथ मैं आगे चलता हूँ। हमारा जो पॉइंट है वो है पल्स डायग्नोसिस। पल्स डायग्नोसिस में आप देखेंगे बुक में आपको ये चार्ट बताया गया है। ये जो चार्ट है ये मेन हमारा कॉम्पोजिशन ऑफ पल्स का चार्ट है। इसमें हमने दोनों उंगलियों की तीनों मेनिस्कस के बारे में पूरा एक्सप्लेन किया है कि किस मेनिस्कस पे आपको क्या शो होगा। पर कभी भी जब हम किसी सब्जेक्ट में जाते हैं, हमें पहले उसके गहराई पे नहीं जाना है, हमें पहले उसका ओवरव्यू जानना है। ओवरव्यू में मैं आपको बता दूं, इसमें हमारे 3 पॉइंट बनते हैं। पहला पॉइंट कि हमारे पास 2 उंगलियों से हमने पेशेंट की पल्स को जांचना होता है, हमारा इंडेक्स और मिडिल फिंगर। इसके बेस पे हम आगे चल के आगे पेशेंट को डायग्नोज करते हैं। और उसको कैसे जांचना है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा अभी ब्रीफ कर रहा हूँ। जी, तो जो हमारा पल्स डायग्नोसिस है, इसमें हमारे 2 उंगलियों के बारे में जिक्र किया गया है, मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर। जो मिडिल फिंगर है वो आपका लिम्फेटिक को बताता है, जो इंडेक्स फिंगर है वो आपका सेंग्वाइन को बताता है। सेंग्वाइन्स मीन्स ब्लड रिलेटेड और मिडिल लिम्फेटिक मीन्स लिम्फ रिलेटेड। तो इसमें जब हम शुरू में जब पल्स डायग्नोसिस करते हैं, अभी मैं आपको उसके गहराई में नहीं बता पाऊंगा, पर मैं आपको बताऊंगा जब हम शुरू में पल्स डायग्नोसिस करते हैं तो उसको हमने सिर्फ जो शुरू में हमने जो जिससे स्टार्ट करना है उसमें हमने चेक करना है कि हमें किस उंगली पे आभास हो रहा है। क्या हमें मिडिल पे आभास हो रहा है या इंडेक्स पे आभास हो रहा है। अगर हमें इंडेक्स पे आभास हो रहा है तो उसमें हमें क्लियर हो जाएगा जो इस पर्सन की जो डेफिशिएंसी आ रही है वो सेंग्वाइन में आ रही है। और अगर मिडिल पे आभास हो रहा है तो उससे हमें क्लियर हो जाएगा कि वो आपका लिम्फेटिक पे आ रही है। हाँ, जब हमें इस चीज को हमें कोरिलेट किससे करना है, टेम्परामेंट से। टेम्परामेंट में हम क्या चेक करते हैं पेशेंट का कि उसका नैन नक्श क्या है। जब कोई पेशेंट आपके पास आता है, आप उसका टेम्परामेंट चेक कर लीजिए कि अच्छा है, आपको मालूम पड़ेगा कि ये लिम्फेटिक का ही आपके अकॉर्डिंग, ये टेम्परामेंट के अकॉर्डिंग लिम्फेटिक का पेशेंट है। फिर आप उसका पल्स को चेक कीजिए, आप पाएंगे कि अगर वो उसका पल्स के ऊपर उसका जो पल्स है वो लिम्फेटिक के ऊपर उसका धपक रही है, तो इसका मतलब कि जो ये आपका कंफर्म हो चुका है डायग्नोज
कि जो ये पेशेंट है इसमें कोई भी अगर डिसबैलेंस या विशेषण ऑफ ब्लड एंड लिम्फ होगा तो वो लिम्फ के रिगार्डिंग विशेषण होगा, ना कि ब्लड के रिगार्डिंग। उसी तरह से आप देखते हैं पेशेंट को, आपको मालूम पड़ता है कि जो पेशेंट है वो सैंग्वाइन टेम्परामेंट का है। फिर आप पल्स डायग्नोसिस करते हैं, आपको मालूम पड़ा कि वो आपका इंडेक्स फिंगर पे ही उसकी पल्स आपको मालूम पड़ रही है। इसका मतलब कि वो आपका जो पेशेंट है वो आपका सैंग्वाइन टेम्परामेंट का है। इसी के साथ मैं आपको इसके थोड़ा और ब्रीफ में जाऊंगा कि हमें शुरू में किस चीज को, आखिर में हर जो आपकी हर मनिस्कस है उसमें किसी में 3 डेप्थ हैं, किसी में 5 डेप्थ हैं, मैक्सिमम 7 डेप्थ हैं। पर हमें शुरू में डेप्थ में नहीं जाना है, हमें शुरू में सिर्फ और सिर्फ आभास करना है कि किस वाली मनिस्कस पे आपको महसूस हो रहा है। उसके लिए आपको आप 7 डेप्थ तक जाइए, आपको ये याद करने की जरूरत नहीं कि किस डेप्थ पे क्या आ रहा है। पर आपको मालूम पड़ा कि पहले जो हमने मनिस्कस जब हमने पहले चेक किया, इंडेक्स में चेक किया, उसमें फर्स्ट मनिस्कस पे हमें डेप्थ में महसूस हुआ। तो उसके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट मनिस्कस जो हमारी बताई जाती है, एक सेकंड रुकिए प्लीज जी, जो हमारी फर्स्ट मनिस्कस हमें बता रही है वो है ब्लड मैन्युफैक्चरर। इसमें भी 2 डेप्थ आती हैं, हमें उस डेप्थ के ऊपर कंसंट्रेट नहीं करना है। हमने क्या कंसंट्रेट करना है कि किस मनिस्कस पे हमें जो उसकी धड़कन है वो महसूस हुई है। अगर उसमें फर्स्ट पे, जैसे कि एग्जांपल लिया है मैंने आपका इंडेक्स फिंगर का, अगर हमें फर्स्ट मेनिस्कस पे महसूस होता है इसका मतलब कि मैन्युफैक्चरर में कोई डिस्टरबेंस है। अगर हमें सेकंड में मेनिस्कस पे मालूम पड़ रहा है इसका मतलब कि वो जहाँ पे ब्लड यूज हो रहा है उसके ऑर्गन या फिर जो आपका ऑर्गन सिस्टम है उसमें कोई डिस्टरबेंस है जिसकी वजह से वो डिजीज बन रही है। उसी तरह अगर हमारे जो थर्ड मेनिस्कस है उस पर महसूस हो रहा है तो जहाँ पे ब्लड प्यूरिफाई होता है उसके ऊपर हमारे डिस्टरबेंस है, उसमें हमारे डिजीज का कारण हमें देखने को मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, हमें फर्स्ट टाइम में कभी भी डिटेल में नहीं जाना है, हमें पहले ओवरव्यू को ध्यान में रखना है। ओवरव्यू का मतलब जो कि अब जैसे इंडेक्स, इसमें ओवरव्यू में क्या चीज पॉइंट है, 3 ओवरव्यू है, ब्लड हमारा यूजर, मैन्युफैक्चरर एंड प्यूरिफायर, चाहे वो ब्लड हो चाहे लिम्फ हो। जब आप शुरू में पल्स देखना स्टार्ट करेंगे, इस बुक में आपको पल्स को कैसे देखना है उसकी पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी। जो थ्योरी है वो आपको उसमें पूरा बताया गया है कि आपको किस तरह से पल्स को जांचना है। उसमें यह भी बताया गया कि किस गहराई तक जाना है, पर पहले हमें गहराई को नहीं मापना है, पहले हमने सिर्फ ये जांचना है कि हमें किस वाली जो मेनिस्कस है उसके ऊपर वो चीज महसूस हो रही है। जो गहराई है वो हमारा बाद का सब्जेक्ट है। तो इसी तरह से मैं आपको एक बार फिर से जो ये पल्स डायग्नोसिस है इसका ओवरव्यू करूंगा। इसमें हमारे हम 2 फिंगर पे हम इसमें चेक करते हैं, मिडिल फिंगर एंड इंडेक्स फिंगर। इंडेक्स हमारा सेंग्वाइन के बारे में बताता है, मिडिल हमारा लिम्फ के बारे में बताता है, जो कि हमारे हर सर ये फिंगर माइक पे। बंद करवा दीजिए प्लीज। प्लीज सर अपने डिस्टर्बेंस हो माइक रही है। ऑफ कर दीजिए, रिक्वेस्ट रहेगा। प्लीज सर अपने माइक ऑफ कर दीजिए, रिक्वेस्ट रहेगा। धन्यवाद सर। सर इसमें मैं आपको एक बार जो ओवरव्यू कर रहा था, आखिर में हर 2 उंगलियां हैं, इंडेक्स और मिडल। इंडेक्स आपको ब्लड बता रही है, मिडल आपको लिम्फ बता रहा है, और इन दोनों उंगलियों में 3-3 मेनिस्कस होते हैं। आप जैसे कि देख पा रहे हैं, मेनिस्कस 1, मेनिस्कस 2 और मेनिस्कस 3। जो फर्स्ट मेनिस्कस है हर उसमें वो आपका मैन्युफैक्चरर के बारे में बताता है। चाहे आप ये आपका ब्लड, जो इसमें फर्स्ट मेनिस्कस है वो ब्लड बताएगी मैन्युफैक्चरर, और जो मिडिल में फर्स्ट मेनिस्कस है वो लिम्फ मैन्युफैक्चरर को शो करेगा। जो मिडिल मैन्युफैक्चरर है, जो मिडिल मेनिस्कस है, वो आपका जो यूजर्स हैं उसके बारे में बताएगा, चाहे ब्लड यूजर हो चाहे लिम्फ यूजर हो, इसके बारे में वो आपको आगे बताएगा। और जो आपका जो लास्ट मेनिस्कस है, थर्ड मेनिस्कस है, वो आपको प्यूरिफायर्स के बारे में बताएगा। जो मिडिल पे है वो आपको लिम्फ प्यूरिफायर के बारे में बताएगा, और जो आपका इंडेक्स पे है वो आपको ब्लड प्यूरिफायर के बारे में बताएगा। इसी के साथ जो हमारा ओवरव्यू है, जो पल्स डायग्नोसिस का ओवरव्यू है, ये खत्म होता है। मैं आपसे फिर से एक बार इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ कि कभी भी जब आप इस बुक को भी पढ़ें तो आपको ये ब्रीफ पॉइंट्स के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको जो ये जानना है कि कौन सा मैन्युफैक्चरर शो करता है पहले शुरू में, कौन सा आपका यूजर शो करता है और कौन सा प्यूरिफायर शो करता है। जब सबसे पहले आप जब इन 3 चीज़ों को जानने में कामयाब हो जाएंगे तो खुद ब खुद जो वो 7 गहराइयाँ हैं वो भी आपको जानने में आसानी हो जाएगी। तो इसी के साथ हमारा जो डायग्नोसिस में 2 चैप्टर जो हैं वो खत्म हो गए। एक हमारा टेम्परामेंट डायग्नोसिस
और जो दूसरा है पल्स डायग्नोसिस। इसी के साथ जो हमने जो न्यू इसमें एडिशन की है डायग्नोसिस में, वो हमारा चैप्टर नंबर 6 डायग्नोसिस विद पैथोलॉजिकल फाइंडिंग इन कोरिलेशन विद इलेक्ट्रोहोम्योपैथी। पैथोलॉजिकल फाइंडिंग इन कोरिलेशन विद इलेक्ट्रोहोम्योपैथी। पैथोलॉजिकल फाइंडिंग जो हमारे लैब के रिपोर्ट्स हैं, इन रिपोर्ट्स में भी अगर हमें किसी के शरीर के बारे में सारी चीज़ें जानकारी लेनी हो, हजारों टेस्ट हैं, पर उसमें से 5 से 6 ऐसे टेस्ट हैं, अगर हम उन टेस्ट को करवाएं और उस टेस्ट को हमें समझने का एक अच्छा तरीका हो, तो हम उस शख्स के पूरे शरीर के बारे में जानकारी ले सकते हैं कि इसके शरीर में कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है। ब्रीफ में जाने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और शेयर करूंगा। जब हम टेस्ट करवाते हैं तो हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो टेस्ट हैं वो नॉर्मल रेंज के अंदर बताए जाते हैं, दिखाए जाते हैं। पेशेंट के जो फैक्टर्स होते हैं नॉर्मल रेंज में आते हैं, पर जब आप उसमें ध्यान से नोटिस करेंगे तो उसमें से 80% फैक्टर ऐसे होंगे जो कि अपर लिमिट को छू रहे हैं या फिर लोअर लिमिट के पास जा रहे हैं। ठीक है, जो ये चीज़ें भी हमें उसमें नोटिस करना बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि जो ये लिमिट्स हैं आखिर में ये भी किसी ने डिसाइड किया है कि ये लिमिट्स रहती हैं। अगर कोई अपर लिमिट के पास जा रहा है और लोअर लिमिट के पास जा रहा है, मीडियम वैल्यू में कोई भी टेस्ट नहीं उसमें शो नहीं हो रहा है, तो उसमें भी डेफिनेटली कोई ना कोई उस टेस्ट के रिगार्डिंग उसके कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो इसके रिगार्डिंग हमें जानना जरूरी रहता है। तो इसी के साथ मैं हमारा जो न्यू एडिशन चैप्टर है डायग्नोसिस में, चैप्टर नंबर 6 डायग्नोसिस विद पैथोलॉजिकल फाइंडिंग इन कोरिलेशन विद टेम्परामेंट, इसको मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं इसका जो इसमें हमने क्या इन्फॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश की है, मैं आपको उसको पढ़ के सुनाऊंगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको आपके बुक में भी मिली है सर, मिली है। काउंट सीजर मैटी प्रोवाइडेड अस विद कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परामेंट डायग्नोसिस इन कोरिलेशन विद इलेक्ट्रोहोम्योपैथी। जो डॉक्टर काउंट सीजर मैटी जी हैं, उन्होंने हमें टेम्परामेंट डायग्नोसिस दिया है कि हमें आखिर में उन्होंने डायग्नोसिस भी हमें बना के दिया कि हमें, ताकि पेशेंट को हमें कोई और ज़्यादा खर्चा करवाने की जरूरत ना पड़े, हम ही उसके डायग्नोसिस को उसको बता के उसका इलाज कर सके। तो उनका जो डायग्नोसिस था वो था टेम्परामेंट डायग्नोसिस। पर उसके साथ कृपया करके अपने माइक ऑफ कर ले। देन वी डेवलप, हमारी जो कंपनी है, वी डेवलप्ड अवर ओन पल्स डायग्नोसिस इन कोरिलेशन विद टेम्परामेंट डायग्नोसिस। जो आखिर में हमने भी पल्स डायग्नोसिस को डेवलप किया है, वो भी हमने सनम सर मैटी जी के प्लीज, टेम्परामेंट हेलो के रिगार्डिंग ही किया है। प्लीज कृपया करके अपने सनम सर माइक ऑफ प्लीज कर आप ले। अपनी तरफ से म्यूट कर दीजिए। बाकी सब म्यूट नहीं कर पा रहे हैं आपके बार बार बोलने पे भी। आप खुद प्लीज से अपने, अपनी तरफ म्यूट जी कर जी, दीजिए सर। प्लीज अपने माइक ऑफ कर लीजिए। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, अपने माइक ऑफ कर लीजिए। डॉक्टर उपेंद्र जी अपना माइक म्यूट कीजिए। सर कृपया करके प्लीज अपना माइक ऑफ कर लीजिए। तो मैं आपको बता रहा था कि मैटी जी ने हमें दिया टेम्परामेंट डायग्नोसिस। डॉक्टर संजीव सर के सौजन्य से, हमारी कंपनी रविसन के सौजन्य से हमने उसमें ऐड किया पल्स डायग्नोसिस, जिसको हमने प्योरली टेम्परामेंट के ही कॉन्सेप्ट पे बनाया है। पर आज हम इसमें एक तीसरी चीज नई ऐड कर रहे हैं, जो कि है लैब रिपोर्ट्स। हमने जो ये लैब रिपोर्ट्स हैं, जैसे कि आपके पैथोलॉजिकल फाइंडिंग्स हैं, उसको हमने कैसे आगे एवेल्युएट करना है उसके बारे में भी हमने उसमें ऐड किया है। इसके साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस बुक में हमने टोटल 4 से 5 लैब रिपोर्ट्स के बारे में जिक्र किया है। किडनी फंक्शन टेस्ट, लिवर फंक्शन टेस्ट, कंप्लीट ब्लड काउंट, और उसके साथ आपका यूरिन टेस्ट। अगर आप किसी भी पेशेंट के ये 4 टेस्ट करवाते हैं तो आपको उसकी पूरी बॉडी लैंग्वेज के बारे में जानने में कामयाबी हो जाती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि हमने इसमें क्या इन्फॉर्मेशन ऐड की है। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा किडनी फंक्शन टेस्ट से। आपके पास जो बुक आई है उसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। किडनी, ये आप देख पा रहे हैं, इसमें हमने आगे मेंशन किया है जो पैरामीटर्स हैं, जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, बिलिरुबिन्स, और आगे हमने उसमें मेंशन किया है ब्लड एंड लिम्फ। अब मैं इसमें आपको थोड़ा बता देता हूँ। जैसे कि आपका यूरिया हो गया, क्रेटिनाइन हो गया, ब्लड यूरिया हो गया, 1 क्रेटिनाइन रेशियो हो गया, ये सारा आपका शो कर रहा है ब्लड। और वहीं पे जो यूरिक एसिड है, सोडियम है, फॉस्फोरस है, क्लोराइड्स है, ये आपका शो कर रहा है लिम्फ।
ये ब्लड एंड लिम्फ का मतलब ये है, अगर मान लीजिए आपने एक पेशेंट का ये आपने टेस्ट करवाया, ठीक है, अब आपके पास यही पैरामीटर्स उस टेस्ट में शो होंगे, ठीक है। अब आपने उसका डायग्नोज कर लिया, टेम्परामेंट डायग्नोज कर लिया है, टेम्परामेंट डायग्नोज के अकॉर्डिंग वो पेशेंट जो है आपका लिम्फेटिक चैनल का पेशेंट लग रहा है आपको। आप उसका जब रिपोर्ट चेक करते हैं उसमें आपको मालूम पड़ता है कि जो उसके लिम्फ के जो पैरामीटर्स हैं वो खराब हैं, तो उससे आपका टेम्परामेंट डायग्नोज जो है वो कंफर्म हो जाता है और आपको मालूम पड़ जाता है कि ये जो पेशेंट है ये आपका लिम्फेटिक चैनल का ही है और इसमें जो डिस्टर्बेंस है वो लिम्फेटिक चैनल की है। उसी तरह सेम अगर आप का डायग्नोज से मालूम पड़ता है कि जो पेशेंट है वो सैंग्वाइन टेम्परामेंट का है और आपने उसका रिपोर्ट करवाया है, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपके ब्लड जो चैनल है जिसमें ब्लड शो किया गया है वही पैरामीटर्स खराब आ रहे हैं, इसमें हमें फिर डेफिनेट हो जाता है कि जो ये पेशेंट है ये डेफिनेटली सैंग्वाइन डोमिनेटेड ही है या सैंग्वाइन का ही है। और आगे चल के जो हमने इसमें कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट डिसाइड करना है वो भी हमने उसका इसी बेस के ऊपर डिसाइड करना है जो कि उसके लैब के रिपोर्ट्स जो बता रहे हैं। इसी तरह से हमने इसमें हमारे आगे, मैं थोड़ा सा इसमें ब्रीफ कर देता हूँ, किडनी फंक्शन को ब्रीफ किया, साथ में मैं आपको लिवर फंक्शन टेस्ट में बता देता हूँ। जो हमारे SGPT SGOTs जो हैं ये हमारे सैंग्वाइन टेम्परामेंट, सैंग्वाइन नेचर ऑफ बॉडी और आपके ब्लड के रिगार्डिंग शो करते हैं। अगर मान लीजिए आपकी रिपोर्ट करवाते हैं उसमें आपके SGPT SGOT खराब आ रहे हैं, इसका मतलब कि ब्लड का जो चैनल है उसी के अंदर डिस्टर्बेंस है। पर वहीं पे अगर आप देखते हैं कि आपका बिलरुबिन खराब आ रहा है, प्रोटीन खराब आ रहा है, एल्कलाइन फॉस्फेट खराब आ रहा है, तो ये सारे ये आपके लिम्फ के रिगार्डिंग है। तो इसमें जो आपके आप रिपोर्ट करवाते हैं उसमें अगर इन जो पैरामीटर्स हैं इसके ऊपर कोई डिस्टर्बेंस शो होती है तो इससे ये मालूम पड़ता है कि ये जो पेशेंट है ये आपका लिम्फेटिक चैनल से डिस्टर्बेंस है। तो जब हम आगे चल के इसमें कोई भी ट्रीटमेंट बनाएंगे तो उसमें हम ये मद्देनजर रख के बनाएंगे कि हमें इसके लिम्फेटिक चैनल को भी कवर करना है। इसी तरह से हमने आगे CBC को भी डिवाइड किया है। CBC में भी जैसे हीमोग्लोबिन हो गया आपका, टोटल रेड ब्लड सेल काउंट हो गया, इसी तरह से आपका मीन ब्लड काउंट हो गया, ये आपका ब्लड चैनल को ब्लड के रिगार्डिंग शो होता है। पर वहीं पे अगर आपका न्यूट्रोफिल्स, लिकोसाइट्स, मोनोसाइट्स, बेसोफिल्स, जो ये अदर चैप्टर्स जो अदर पैरामीटर्स हैं जो कि हमने इस बुक में शो किए हैं, अगर इसमें कोई आपको एबनॉर्मलिटी मिलती है तो इसका मतलब ये है कि इस पेशेंट में लिम्फेटिक चैनल के रिगार्डिंग डिस्टर्बेंस आपको सामने देखने को मिलेगी। इसी के साथ में आपको ये हमारा जो पैथोलॉजिकल फाइंडिंग वाला था ये कंक्लूड हो गया। मैं आपको एक बार फिर से इसका ओवरव्यू दूंगा, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। हमारा जो फर्स्ट बेस ऑफ डायग्नोज है वो हमेशा टेम्परामेंट ही रहेगा, ब्लड एंड सैंग्वाइन ही रहेगा। फिर आगे उस ब्लड एंड सैंग्वाइन के बेस पे हम चाहे पल्स को स्टडी करें, चाहे हम इन रिपोर्ट्स को स्टडी करें, हमें उसी के बेस पे हमने आगे इन रिपोर्ट्स को स्टडी करना है। जब आप इस बुक में इन चैप्टर्स को पढ़ेंगे तो जो अभी मैंने आपको बात बताई है वो आपको पूरी क्लियर हो जाएगी। तो इसी के साथ हमारा जो डायग्नोसिस था वो कंप्लीट हो गया है। इस बुक में जब आप जाएंगे तो आपको ये सारी चीज देखने को मिलेंगे। तो जो नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 7, ये भी हमारी न्यू एडिशन है। इस चैप्टर में हमने मसाज और अंक्शन पॉइंट्स के जिक्र किया है। मैटी जी ने भी अपने जो जीवन काल में जो प्रैक्टिस की है उसमें उन्होंने मसाज और अंक्शन का बहुत बड़ा जिक्र किया है। उन्होंने बॉडी कंज्यूम तो करवाई है मेडिसिन, पर उसी के साथ उन्होंने हर पेशेंट के ऊपर मसाज और अंक्शन को भी इसमें इन्वॉल्व किया है। तो इसी के साथ हमारी एक छोटी सी कोशिश है, ये डॉक्टर RP सिंह कोटद्वार, वंदना मैडम जी, इनके सौजन्य से हमने इस ये जो चीज़ें हैं हमने इसमें इंक्लूड की हैं। इसमें टोटल 45 पॉइंट्स हैं, ऑल ओवर बॉडी के रिगार्डिंग वो पॉइंट्स हैं कि किस पॉइंट को आप मसाज और अंक्शन करके एक अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। तो जब आप ये बुक को पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये सारे पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। और इसी तरह से इसी में ही जैसे आप ये देख पा रहे हैं पॉइंट नंबर 10, यूज विद राइट साइड रेड लैक्सिटी और रेड ऑइंटमेंट, लेफ्ट साइड विद ग्रीन लैक्सिटी एंड ग्रीन ऑइंटमेंट। और उसी के साथ हमने इसमें आपको ये भी बताया है, इसमें पॉइंट डॉट बना के दिखाया गया है कि आपको वो कहाँ पे यूज करना है। इसी तरह से ये सारे पॉइंट्स इसमें आपको सारे पॉइंट्स और जो एरियाज हैं वो शो किए गए हैं इस बुक में, ताकि आपको इजी हो जाए ये जानने के लिए कि आपको ये मसाज और अंक्शन पॉइंट्स जो हैं वो आपको कहाँ पे यूज करने हैं।
और उसमें उसी के साथ हमने इसमें यह भी मेंशन किया गया है कि आपको कौन सा मेडिसिन, कौन सा इलेक्ट्रिसिटी, क्या चीज़ आपको कहाँ पे यूज़ करनी है, तो उसमें भी आपको ये काफ़ी ईजी हो जाएगा। इसी के साथ ये हमारा चैप्टर भी क्लोज होता है, जिसमें हमने मसाज एंड अंक्शन को यूज़ किया है। आज हमारा जो मकसद है वो सिर्फ आपके साथ ये ओवरव्यू शेयर करना है। आज आपके पास ये बुक्स आपके पास उसमें भी पहुंच चुकी हैं, ग्रुप में भी आ चुकी हैं। जिसको हार्ड कॉपी चाहिए होंगी, जो हमारे रेगुलर यूजर्स हैं, जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर से ले रहे हैं, उनको आगे कुछ समय में ये डिस्ट्रीब्यूटर से ही प्रोवाइड हो जाएगी हार्ड कॉपी। और उसके अलावा जो इसमें किसी डिस्ट्रीब्यूटर से नहीं जुड़े हैं, वो डायरेक्टली हमसे कॉन्टैक्ट करके ये सारी कॉपीज ले सकते हैं। तो जो चैप्टर नंबर 8 है उसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के रिगार्डिंग चैप्टर नंबर 8 है। इसमें सेम जो 3 रेमेडीज है उसके पूरा जिक्र किया गया है, और उसके साथ जो ये टेबल है इसमें भी हमने पूरी अपनी तरफ से कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश की है। अगला चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 9। अब इसमें जो एडिशन की गई है वो है क्रिएशन ऑफ डेल्यूशन की। फर्स्ट है बेसिक 38 रेमेडीज। जब आप इस बुक में पढ़ेंगे तो 38 रेमेडीज को कहाँ कहाँ पे यूज करना है उसके इन्फॉर्मेशन तो हमने पहले से शेयर किया था, पर हमने ये इन्फॉर्मेशन अब इसमें न्यू ऐड किया है कि आपको डेल्यूशन कैसे सिलेक्ट करना है और किस बेस पे सिलेक्ट करना है। तो मैं अब आपको उसी चैप्टर पे लेके जा रहा हूँ और उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा। तो जी, क्रिएशन ऑफ डेल्यूशन ये हमारा न्यू चैप्टर, इस चैप्टर 9 में न्यू सब्जेक्ट इसमें ऐड किया गया है। अभी मैं आपको इसको वर्बली बताता जाऊंगा। आपके कुछ क्वेश्चन होंगे, आप उसको नोट डाउन करते जाइएगा। अगर कुछ ना समझ आएगा तो आपके पास ये रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पे मिलेगी, आप उस पर देख सकते हैं। तो ये जो चैप्टर है क्रिएशन ऑफ डेल्यूशन का, इसमें टोटल हमारे 5 पॉइंट्स हैं। 5 पॉइंट्स के बेस पे हम डेल्यूशन को क्रिएट कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट है कॉन्सेप्ट ऑफ डेल्यूशन मेकिंग। कॉन्सेप्ट ऑफ डेल्यूशन मेकिंग का मतलब है कि हमें किस कॉन्सेप्ट के बेस पे डेल्यूशन मेकिंग करनी है। हमारे यहाँ पे आपके इस जो ग्रुप है इसमें काफ़ी लोगों को ये कॉन्सेप्ट बता दिया गया है, जिसमें हमने बताया कि हम दो फॉर्मूला बनाते हैं, एक बिफोर मिल फॉर्मूला, एक आफ्टर मिल फॉर्मूला। बिफोर मिल फॉर्मूला आपका क्योरिंग फॉर्मूला है और आफ्टर मिल फॉर्मूला आपका हीलिंग फॉर्मूला है। इसमें यह भी बताया गया है कि क्योरिंग फॉर्मूला जो है एस ग्रुप है, उसमें आप ऐड करेंगे फर्स्ट फॉर्मूला में सिस्टमिक रेमेडीज। सिस्टमिक रेमेडीज में आपका एंजाटिकोज है, पेट्रल है, वेनेरियो है, वर है, लिम्फेटिको है और एपीपी है। और उसी के साथ आप उसमें ऐड करेंगे पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी। ये इंफॉर्मेशन आपके पास जो हमारे पुराने जो लेक्चर हैं उसमें भी दी गई है। और सेकंड है आपका आफ्टर मिल फॉर्मूला। आफ्टर मिल फॉर्मूला में हमारा हीलिंग रेमेडी है। हीलिंग रेमेडी हमारा सी कैंसरसो ग्रुप है। उसके साथ हम ऐड करेंगे हेरिडिटरी रेमेडी जो कि हमारा वेन है। और उसके साथ हम ऐड करेंगे नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी जो कि हमारा येलो इलेक्ट्रिसिटी है और ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी है। ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट इस कॉन्सेप्ट ऑफ डाइल्यूशन मेकिंग में, जिसमें हमने आपको बताया है कि किस बेस पे आपने डाइल्यूशन को बनाना है। बिफोर मिल बनाइए, आफ्टर मिल बनाइए। तीन तरह की मेडिसिन, टोटल 6 रेमेडीज के को यूज करके हमने एक फॉर्मूला, वर्किंग फॉर्मूला बना लिया है, 2 फॉर्मूले बना के। और जब हम इस फॉर्मूला को पेशेंट में आज के समय पे यूज कर रहे हैं तो हमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। अब इसके साथ जो हमारा इसमें सेकंड पॉइंट है उसको मैं आपको बता देता हूँ। WE वाइट इलेक्ट्रिसिटी कैन बी यूज एनीवेयर। अगर कहीं, जैसे कि मान लीजिए आपके पास पेशेंट आता है, उसमें आपको मालूम पड़ रहा है वो खासकर 2 ही तरह के पेशेंट में हमें WE को ज़्यादा यूज करना पड़ता है। जिसमें आपका BP का पेशेंट हो उसमें आप RE रेड इलेक्ट्रिसिटी को निकाल दीजिए और WE ऐड कर दीजिए। और अगर किसी पेशेंट में किसी भी तरह की हाइपर कंडीशन बनी हुई हो तो उसमें आपको RE को नहीं देना है, उसकी जगह आप WE को यूज करवा दीजिए। तो WE कैन बी यूज एनीवेयर। सेकेंड पॉइंट कि इन आवर बुक 80% ऑफ फॉर्मूलाज आर कंपोज्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट। जब आप हमारे फॉर्मूलाज को देखेंगे तो 80% जो फॉर्मूला है वो हमारे इसी कॉन्सेप्ट बिफोर मिल और आफ्टर मिल के कॉन्सेप्ट पे ही बनाए गए हैं, जिसमें हमने जो क्योरिंग और हीलिंग है उसको अलग अलग यूज़ किया है। और पर 20% फॉर्मूला ऐसे देखने को मिलेंगे जिसमें कि हमने क्योरिंग और हीलिंग को एक ही फॉर्मूला में यूज़ किया है। अब अगला पॉइंट उसमें आपको बताया जा रहा है कि वो हमने क्यों किया है। जो थर्ड पॉइंट है, इफ इट्स अ डिजीज कंडीशन देन वी विल यूज अवर कॉन्सेप्ट फॉर्मूला। अगर तो पेशेंट को बीमारी है, रोग है,
तब तो हम ये जो कॉन्सेप्ट है उसी पे वर्क करेंगे। पर अगर इफ़ इट्स अ मेडिकल कंडीशन देन वी विल यूज़ कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला। अगर उसको रोग नहीं है पर मेडिकल कंडीशन है, रोग और मेडिकल कंडीशन में क्या फ़र्क है उसके बारे में भी अभी आपको आगे थोड़ा सा समझाया जाएगा। तो अगर उसको मेडिकल कंडीशन है तब हम कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला को यूज़ करेंगे। इस तरह से ये हमारा जो डाइल्यूशन मेकिंग का एक पार्ट था वो कंप्लीट हुआ, जिसमें मैंने आपको बताया कि हमें किस कॉन्सेप्ट फॉर्मूला बनाना है, दूसरा हमने किस तरह से उस फॉर्मूला में क्या क्या एडिशंस करने हैं। जो पॉइंट नंबर 2 है मेकिंग ऑफ डाइल्यूशन ऑन द बेसिस। हमने ये तो कर लिया कि हमने क्या क्या मेडिसिन यूज़ करनी है डाइल्यूशन में, पर हमने डाइल्यूशन किस बेस पे बनाना है। आखिर में हम 3 डाइल्यूशन को बनाते हैं, D4, D5, D6। D4 जो है वो आपका क्रोनिक पेशेंट के लिए, D5 सब एक्यूट और D6 एक्यूट। पर क्रोनिक, सब एक्यूट और एक्यूट ये सिर्फ बीमारी नहीं होती है, ये बीमारी की नेचर भी होती है। मैं इसमें एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए आपके पास एक कैंसर का पेशेंट आया। अगर वो कैंसर का पेशेंट उसको हाल ही में कैंसर बना है तो वो डिजीज वो क्रोनिक है पर जो उसकी नेचर वो अभी एक्यूट है। पर अगर वो कैंसर अगर 1 साल 2 साल पुराना हो चुका है तो डिजीज भी क्रोनिक हो चुकी है और उसकी नेचर भी क्रोनिक हो चुकी है। तो इसलिए जब हम फॉर्मूला सेलेक्ट करेंगे तो हमने इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना है कि हमने क्या, जो सेकंड एग्जांपल वो ये है, अगर मान लीजिए कोई पेशेंट है वो उसको अभी बुखार हुआ है तो वो आपका एक्यूट पेशेंट है। पर अगर वही पेशेंट आपको बताता है कि उसको पिछले 1 साल से बार बार बुखार रिपीट हो रहा है तो अब वो बुखार जो है वो क्रोनिक बन चुका है, तो उसमें हम D6 की जगह D4 को यूज़ करने की कोशिश करेंगे। तो ये है हमारा मेकिंग ऑफ डाइल्यूशन ऑन द बेसिस। मैं इसको एक बार आपको पढ़ के सुना देता हूँ। एज वी नो कैंसर इज अ क्रोनिक डिजीज वेयर एज कोल्ड एंड फीवर इज एक्यूट disease. But if a cancer is not more than 1 year old, then its nature is acute. On the other hand, if cold and fever is 1 year old, then it become chronic in nature. So, whenever we create formula, we have to keep in mind that condition of disease is not the nature of disease. जो कंडीशन है वो बेशक क्रोनिक कंडीशन है पर वो नेचर नहीं हो सकती। उसकी नेचर उसके समय अवधि के ऊपर ही आपको मालूम पड़ेगी कि क्या नेचर बनी है अभी उस डिजीज की। इसको मैं एक बार हिंदी में भी आपको बता देता हूँ, बोल देता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि कैंसर एक क्रोनिक बीमारी है और सर्दी और बुखार एक एक्यूट रोग है, लेकिन यदि कैंसर 1 वर्ष से अधिक नहीं है तो इसका जो स्वभाव है, नेचर है, वो एक्यूट है। और बुखार अगर 1 साल से पुराना हो गया है तो इसका जो स्वभाव है वो क्रोनिक हो चुका है। पीछे भी आपसे यही चीज़ इंफॉर्मेशन शेयर की गई थी, जो पॉइंट बताया गया था। अगर तो ये एक डिजीज़ बन चुकी है तो हम इसमें D4 को यूज़ करेंगे, पर अगर मेडिकल कंडीशन है तो अभी हम इसको D5 या D6 को यूज़ करेंगे। और इसी के साथ जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है कि हमको सिलेक्शन ऑफ डोज कैसे करना है। जी, जो थर्ड पॉइंट है सिलेक्शन ऑफ डोजेस, इसमें हमको करना है हाइपो एंड हाइपर फंक्शन। जब पेशेंट है उसको आपने देखना है कि क्या उसमें हाइपो फंक्शंस बने हैं या हाइपर फंक्शन बने हैं। मान लीजिए आपके पास कैंसर का पेशेंट आया पर उसको सिम्टम्स 0 हैं पर कैंसर उसका बना हुआ है, तो अभी क्या है उसमें कोई भी हाइपर कंडीशन नहीं है। तो जब हम पहले उसको D5 में ही करेंगे हम यूज़, उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा कि D5 को क्यों यूज़ करना है। पहले हम D5 में ही यूज़ करेंगे, पर D5 में यूज़ करने के बाद अगर किसी कारणवश उसके सिम्टम्स नहीं अराइज होते हैं तो हम उसको D6 में पहले लेके जाएंगे और लास्ट में जो उसका एंड करेंगे वो हम D4 में करेंगे। और उसी तरह से अगर बुखार का पेशेंट है, पहले उसको हमने कुछ समय के लिए D5 दिया और अगर उसका जैसे उसका बुखार कम आता है तो कुछ समय के बाद हम उसको D4 कर देंगे और उसका एंड जब करेंगे हम पेशेंट के जो ट्रीटमेंट का एंड जब हम करेंगे तो उसको हम जाके D6 में करेंगे। तो इसी के साथ ये हमारा जो सिलेक्शन ऑफ डोजेस का जो कॉन्सेप्ट है उसमें हमने बताया है कि हमें हाइपो और हाइपर फंक्शन के बेस पे ही पेशेंट को किस तरह से मेडिसिन को कंज्यूम करवाना है उसको हमने डिसाइड करना है। और टेम्परामेंट ऑफ पेशेंट, आप इसमें मैं आपको एक और चीज़ ऐड करूँगा कि हमें पेशेंट का टेम्परामेंट के रिगार्डिंग शुरू से ही हमें पेशेंट को टेम्परामेंट के बेस पे ट्रीटमेंट नहीं बनाना है।
जो हमने फर्स्ट ट्रीटमेंट उसको जो आप हमारे जो फॉर्मूलाज भी देखेंगे ना, उसमें भी आप जानेंगे कि हमने जो फॉर्मूला है वो सारे न्यूट्रल बेस पे बनाए हैं। जब हमने उसको 2 हफ्ते का ट्रीटमेंट देते हैं, 1 महीने का ट्रीटमेंट देते हैं, उसके बाद हमने टेम्परामेंट को अपने जो फॉर्मूला है उसके अंदर ऐड करना है। कोशिश करनी है कि शुरू के 2 हफ्ते से 1 महीने तक उसको न्यूट्रल बेस का फॉर्मूला दिया जाए, ताकि हमें एक पल को ये मालूम पड़ जाए कि उसकी डिजीज़ की क्या कंडीशन बन चुकी है। और जो इसमें लास्ट पॉइंट था वो था डोजोलॉजी का। डोजोलॉजी में हमारे जैसे कि इसमें क्लियर है, बिफोर मील फॉर्मूला, आफ्टर मील फॉर्मूला, रैपिड डोजेस और पेटेंट प्रोडक्ट। अभी इसके रिगार्डिंग भी आपको अगले चैप्टर में पूरा बताया जाएगा कि ये डोजोलॉजी क्या है। अब इसके ये तो हमारा हो गया कि हमने पेशेंट के लिए डाइल्यूशन कैसे सिलेक्ट किया। अब सेकंड आता है कि हम डाइल्यूशन बनाएंगे कैसे। ये भी इसी बुक में, इसी चैप्टर में उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। आप सब जानते हैं मैटी जी ने जो बताया था वो हमारा बताया था 1:9 की रेशो। 1:9 की रेशो से अगर आप वर्क करेंगे तो भी आपको एक एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। पर वहीं पे एज अ कंपनी हमने ये ऑब्जर्व किया है कि जब हमने अपनी मेडिसिन को, ये जो फॉर्मेट आपसे दिखाया जा रहा है, इस फॉर्मेट के बेस पे जब हमने इस अपने फॉर्मूलाज को बनाया तो हमें एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिला, और हूबहू 1:9 की रेशियो से ही रिजल्ट देखने को मिला। यहाँ तक कि जो आज हमारे सुपर अचीविंग पर्सन्स डॉक्टर्स हैं और जो हमारे अच्छे प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर्स हैं, वो भी अपने ओपीडी में इसी फॉर्मूला मेकिंग को यूज़ करते हैं। अब मैं आपको इस फॉर्मूला मेकिंग को थोड़ा सा ब्रीफ करूँगा। इस फॉर्मूला मेकिंग में आप देख रहे हैं, आप जब अपनी बुक में चेक करेंगे तो भी आपको उसमें बताया जाएगा, देखने को मिलेगा। इस फॉर्मूला मेकिंग में हमने लिखा है, सबसे पहले लिखा है क्रिएशन ऑफ डाइल्यूशन। उसके बाद यहाँ लिखा है साइज ऑफ कंटेनर। साइज ऑफ कंटेनर का मतलब ये है कि हम जो पेशेंट को दवाई देंगे वो किस साइज कंटेनर में दे रहे हैं। 15 ml में दे रहे हैं, 30 ml में दे रहे हैं, 60 ml में दे रहे हैं या 100 ml में दे रहे हैं। अगर हम 15 ml में देते हैं पेशेंट को तो वो 1 हफ्ता चलेगी, 1 वीक। अगर हम 30 ml में देते हैं तो वो 2 हफ्ता चलेगी, 2 वीक्स। और अगर हम उसको 60 ml में दे रहे हैं तो वो 1 महीना, और अगर 100 ml में दे रहे हैं तो 1.5 महीना। अब आगे आपको वो डाइल्यूशन कैसे बनाना है। एक तो 1:9 का रेशो हो गया, दूसरा आता है हमारा कंपनी का जो प्रोवाइडेड रेशो ये है। इसमें आपको बताया जा रहा है, अगर तो आपके पास 15 ml का कंटेनर आप यूज़ कर रहे हैं हफ्ते के लिए, तो जब आप D4 बनाएंगे तो जैसे कि हमने पहले मेडिसिन फॉर्मूला बताया है, उसमें हमने 3 मेडिसिन का फॉर्मूला बनाया है। तो उन तीनों मेडिसिन के अगर हमें D4 बनाना है तो तीनों मेडिसिन की हम 15-15 बूंदे डालेंगे 15 ml में, तो वो बन जाएगा D4। 15 बूंदे हमने डाली S1 की, 15 बूंदे डाली WEN1 की, 15 बूंदे डाली WBE की, तो वो आपका बन गया एक फॉर्मूला 15 ml में, और बाकी को हमने पानी से भर दिया और वो आपका पेशेंट को देने के लिए रेडी हो गया फॉर्मूला। और इसी के साथ अगर हमने बनाना है D5, तो D5 में हम तीनों मेडिसिन के 10-10 बूंदे यूज़ करेंगे, तो वो बन जाएगा हमारा D5। और अगर हमने बनाना है D6, तो 15 ml में हम डालेंगे 5-5 बूंदे तीनों मेडिसिन की, तो वो बन जाएगा D6। क्लियर है। और इसी के साथ हमने नीचे दिया गया है कि वही 30 ml में, जब हम 30 ml का कंटेनर लेंगे तो जहाँ पे हमने 15 ml में D4 के लिए 15 डाली थी, वहाँ पे हमने 30 ml में कर दिया है 30, 60 ml में कर दिया है 60, और 100 ml में कर दिया है 100। वहीं पे जहाँ पे अगर हमने D5 बनाना है 30 ml में, तो हमने 15 ml में डाला था 10 बूंदे, और 30 ml में डाली हमने 20 बूंदे, 60 ml में डाली हमने 40 बूंदे, और आपका 100 ml में डाली हमने 66 बूंदे। और इसी तरह से अगर हम बनाएंगे D6, तो D6 में हम करेंगे, जब हमने D6 बनाया 15 ml में तो हमने डाली 5-5 बूंदे, पर जब हम 30 ml में बनाते हैं तो हम डाल रहे हैं 10-10 बूंदे, जब हम 60 ml में बना रहे हैं तो हम डाल रहे हैं 20-20 बूंदे, और जब हम 100 ml में बना रहे हैं तो हम डाल रहे हैं 33-33 बूंदे। इस तरह से ये हमारा डाइल्यूशन मेकिंग का कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को हमने ब्रीफली हिंदी और इंग्लिश में भी इस बुक में लिखा गया है। जैसे कि अभी मैंने आपको बोल के बताया है, सेम लैंग्वेज में आपको इस बुक में भी लिखा गया है। जब आप इस बुक में पढ़ेंगे तो आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इसी के साथ हमारा डाइल्यूशन मेकिंग, फर्स्ट था डाइल्यूशन, क्रिएशन ऑफ डाइल्यूशन, और सेकंड था डाइल्यूशन मेकिंग। फर्स्ट था मेकिंग ऑफ डाइल्यूशन और सेकंड है क्रिएशन ऑफ डाइल्यूशन।
मेकिंग ऑफ डेल्यूशन में हमने देखा है कि हमने किस बेस पे डेल्यूशन को बनाना है, कि कहाँ पे हमने स्कोरोफ्लोसो को यूज़ करना है, कहाँ पे हमने कैंसरोसो को यूज़ करना है, कहाँ पे हमने अदर मेडिसिन को यूज़ करना है। और सेकंड है कि हमने किस तरह से पेशेंट को डेल्यूशन बना के देना है। ये था हमारा चैप्टर नंबर 9 और इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 9 खत्म होता है। ये हमारा जो न्यू चैप्टर ऐड हुआ है अगला, ये है चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 है स्टैंडर्ड मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन फॉर पेशेंट, कि हमें पेशेंट को किस तरह से प्रिस्क्राइब करना है मेडिसिन में और किस बेसिस पे प्रिस्क्राइब करना है। तो उसमें पहले मैं आपको थोड़ा बता दूं कि हमने जब हम पेशेंट को मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना है तो हमने उसमें क्या क्या चीज़ें हमें अपने ध्यान में रखनी है। इसमें टोटल हमारे 2 पॉइंट हैं, 2 पॉइंट आगे फर्दर डिवाइड होते हैं। फर्स्ट की फैक्टर है डायग्नोस्टिक अजम्पशन। डायग्नोस्टिक अजम्पशन का मतलब है कि डायग्नोसिस क्या हमने बनाया है पेशेंट का। 2 डायग्नोसिस हो गए, एक तो जो लैब वाले डायग्नोसिस हो गए, दूसरे जो फिजिकल डायग्नोसिस हम कर रहे हैं, जिसमें टेम्परामेंट आ गया और आपका पल्स डायग्नोसिस आ गया। आप डायग्नोसिस करते हैं टेम्परामेंट के रिगार्डिंग और पल्स के रिगार्डिंग, और उसकी जो लैब के रिगार्डिंग जो डायग्नोसिस है उसको आप चेक करते हैं, उससे आप एक डायग्नोसिस बनाते हैं। सेकंड है पैथोलॉजिकल फाइंडिंग, जिसमें कि रिपोर्ट आती है आपके पास, उसके बेस पे अब हमने पीछे रिपोर्ट में भी ब्लड एंड लिम्फ को हमने बनाया है। तो आज के बाद जब आप आगे किसी पेशेंट को उसका रिपोर्ट चेक करेंगे तो आप इस बुक के डाटा के अकॉर्डिंग जब आप चेक करेंगे आपको खुद क्लियर हो जाएगा कि ये जो पेशेंट है इसमें सेंगवाइन के रिगार्डिंग प्रॉब्लम बन रही है या लिम्फ के रिगार्डिंग, लिम्फेटिक के रिगार्डिंग प्रॉब्लम बन रही है। तो ये था हमारा स्टैंडर्ड मेडिसिन ऑफ प्रिस्क्रिप्शन में कि हमने किस बेस के ऊपर हमने जो फॉर्मूला है जो आगे प्रिस्क्रिप्शन है वो डिसाइड की है। सेकंड है इसमें मेथड ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन, कि हमने किस मेथड को यूज़ करना है प्रिस्क्राइब करने के लिए। मेथड में हमने क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी है। मेथड में थोड़ा मैं आपको बता दूं कि हमारे 2 तरह के मेडिसिन प्रैक्टिस रहते हैं। एक है ओरिजिनल बेस प्रैक्टिस, जो जब आप कंपनी के साथ नए जुड़ते हैं कंपनी आपको यही सजेस्ट करती है कि आपको ओरिजिनल बेस मेडिसिन प्रैक्टिस ही करनी है शुरू में, क्योंकि जब आप ओरिजिनल बेस मेडिसिन प्रैक्टिस करेंगे तब आपको मालूम पड़ेगा कि आपको इन फ्यूचर में किस मेडिसिन को कहाँ कहाँ पे कैसे यूज़ करना है, और उसमें आगे आपको ये भी बताया जाएगा कि आपको उसको परफॉर्म कैसे करना है। और सेकंड है पेटेंट प्रोडक्ट। जब आप एक बार अच्छी तरह से ओरिजिनल मेडिसिन प्रैक्टिस को करने में कामयाब हो जाते हैं उसके बाद ही आपको अपने प्रैक्टिस में पेटेंट प्रोडक्ट को यूज़ करना है। ये तो आ गया हमारा कि हमने किस कॉम्पोजिशन में मेडिसिन को यूज़ किया, पर साथ में हमने प्रोसीजर क्या यूज़ किया है मेडिसिन में। तो उसमें मैं पहले आपको बता दूं 2 फैक्टर्स हैं जिसको हमने हमेशा ध्यान रखना है। अभी मैं इस फैक्टर को थोड़ा सा और ब्रीफ में भी बात करना चाहूँगा आपसे। फर्स्ट फैक्टर है प्रॉपर काउंसलिंग एंड मोटिवेशन ऑफ पेशेंट रिगार्डिंग द प्रोसेस एंड प्रोसीजर ऑफ ट्रीटमेंट। जब पेशेंट आपके पास आता है हमने उसका डायग्नोज किया, डायग्नोज करने के बाद हमने उसको बताया कि हमने क्या उसको दवाई बना के देनी है, पर उसके साथ जब वो हमारी दवाई लेगा तो उस ड्यूरेशन में उसको क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या क्या सिम्टम बन सकते हैं, क्या क्या उसको फील हो सकता है, उसके रिगार्डिंग भी हमें उसको पहले से बताना चाहिए। मान लीजिए आपके पास कैंसर का पेशेंट आया, चलिए कैंसर को छोड़ दीजिए, स्टोन का पेशेंट आया, स्टोन या फाइब्रोइड का पेशेंट आया। अब जब स्टोन और फाइब्रोइड है इसमें नेचुरल सी बात है उसको पेन होनी है। अब पेशेंट क्या आपके पास आया उसको भी पेन नहीं हुई है कभी भी, पर आपने उसको दवाई दी, कुछ दिन के बाद उसको पेन होने लग पड़ती है तो पेशेंट घबरा जाता है। पर अगर आपने उसको पहले ही बता दिया होगा कि जब आप ये दवाई लेंगे तो हो सकता है कुछ समय के बाद आपको पेन अराइज हो सकता है कुछ समय के बाद आपको ब्लीडिंग हो सकता है कुछ समय के बाद आपको ये चीज़ सिम्टम देखने को मिले, और जब इन फ्यूचर में जाके पेशेंट के साथ वो चीज़ होती है तो फिर पेशेंट के दिल में कॉन्फिडेंस बना रहता है कि नहीं, मुझे डॉक्टर ने पहले ही ये बात बता दी थी कि मेरे साथ ये चीज़ें हो सकती हैं और आज वही चीज़ें हो रही है, इसका मतलब कि इलाज में कोई भी खामी नहीं आ रही है, मेरा इलाज एक सही ट्रैक पे जा रहा है। पर अगर आपने पेशेंट से ये चीज़ डिस्कस नहीं की होगी तो इन फ्यूचर पेशेंट के साथ जब ये चीज़ें होंगी तो पेशेंट घबरा सकता है और उसका आपके इलाज के प्रति विश्वास टूट सकता है और वो हो सकता है कि अपना इलाज लेना बंद कर दे। उससे उस पेशेंट का ही नुकसान होगा। हमें तो मालूम है कि हमारा मेडिसिन अगर वो 3 महीने तक खा ले तो उसको डेफिनेटली रिजल्ट मिलने ही वाला है, पर अगर हमने उसके साथ ये चीज़ें होती हैं और उसका दिल टूट जाता है और वो आपका इलाज लेने कंटिन्यू नहीं करता है तो उसमें उस पेशेंट का नुकसान होता है। इसके साथ जो सेकंड पॉइंट है वो है
प्रोवाइडिंग देम विद एक्यूरेट ट्रीटमेंट। एक्यूरेट ट्रीटमेंट मैंने आपको बता दिया कि सिलेक्शन ऑफ डोजेज आपको कैसे करनी है ना। एक्यूरेट ट्रीटमेंट, अब इसमें जो अगला पॉइंट आएगा उसको भी अभी हम क्लियर करेंगे। एक्यूरेट ट्रीटमेंट में क्या है, फॉर इजी एंड एफिशिएंट रिजल्ट प्रिस्क्रिप्शन इज डिवाइडेड इनटू, फॉर इजी एंड एक्यूरेट रिजल्ट प्रिस्क्रिप्शन इज डिवाइडेड इनटू 2 stages and 2 stages are further divided into 4 parts। जो 2 स्टेज हैं उसमें है प्राइमरी स्टेज ऑफ ट्रीटमेंट और सेकेंडरी स्टेज ऑफ ट्रीटमेंट। प्राइमरी स्टेज ऑफ ट्रीटमेंट में है एक्सपेरिमेंटल प्रिस्क्रिप्शन। जो एक्सपेरिमेंटल प्रिस्क्रिप्शन है वो जो हमने आपको बुक में फॉर्मूला दिए हैं वो सारे आपके एक्सपेरिमेंटल प्रिस्क्रिप्शन है। पहले आपने उसको एक्सपेरिमेंट वो फॉर्मूला दीजिए और उसको एक्सपेरिमेंट कीजिए। एक्सपेरिमेंट में अभी आपको आगे बताया जाएगा, इसमें ही है बेसिक प्रिस्क्रिप्शन में कि कैसे आपको एक्सपेरिमेंट करना है, उसके बारे में भी बताया जाएगा। और जो सेकंड है एक्सपेरिमेंटल प्रिस्क्रिप्शन क्या हुई, जो बुक का फॉर्मूला है। सेकंड है कंक्लूसिव प्रिस्क्रिप्शन। अब क्या हुआ कि हमने उनको 1 महीने 2 महीने तक एक्सपेरिमेंटल प्रिस्क्रिप्शन दी है और उस पेशेंट को किसी हद तक या किसी भी हद तक नहीं, अगर रिजल्ट भी आता है पर हमने एक उसको एक्सपेरिमेंट किया है, उसके बेस पे आखिर में हमने 3 महीने का समय मांगा ही है पेशेंट का, उसमें से 1.5 महीने का हमारा खुद का एक्सपेरिमेंट है और 3 महीने का उस पेशेंट के लिए एक्सपेरिमेंट है। 3 महीने में पहले हमने उसको 1.5 महीने से लेके 3 महीने तक हमने एक्सपेरिमेंटल प्रिस्क्रिप्शन को यूज़ किया। और जब अब क्या हुआ कि हमने उसको शुरू में एक प्रिस्क्रिप्शन बना के दी है। अब पीछे हमने उसमें लिखा था कि हमने मास्टर यूज़ करना है, कहाँ पे हमने जो टेम्परामेंट को यूज़ करना है, मेडिसिन को यूज़ करना है। तो वो जो टेम्परामेंटल मेडिसिन जब आप यूज़ करेंगे वो आप यूज़ करेंगे हमारा कंक्लूसिव प्रिस्क्रिप्शन में। अब इसमें क्या है कि 1 महीने, मान लीजिए हमने ना 1 महीने 1.5 महीने तक आपके 10 पेशेंट आते हैं, 10 में से 6 पेशेंट को तो जो एक्सपेरिमेंटल प्रिस्क्रिप्शन है उसी में एक अच्छा रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। पर किसी कारणवश जो बचे 4 पेशेंट हैं उसमें आपको कंक्लूसिव जो प्रिस्क्रिप्शन है उसमें जाना पड़ेगा। अब कंक्लूसिव प्रिस्क्रिप्शन में कैसे जाएंगे आप, आपके पास रिपोर्ट भी आ चुकी है, आपके पास टेम्परामेंटल डायग्नोसिस भी हो चुका है, आपके पास फर्स्ट डायग्नोसिस भी हो चुका है। अब आप फॉर्मूला में चेक करते हैं, जो उसमें डिजीज का फॉर्मूला आपने बना के दिया है एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूला, उसमें आप देखते हैं कि इसके जो टेम्परामेंट है उसके रिगार्डिंग कोई भी मेडिसिन नहीं डली है। तो आप जो कि अब उसमें हमें मालूम है कि टेम्परामेंट की डायग्नोसिस हमें हमने स्कोरोफ्लोसो को तो चेंज नहीं करना है, ना ही कैंसरसो को चेंज करना है, हमने जो मिडिल पार्ट है उसको चेंज करना है ना। तो उसमें हमने अगर उसमें आप देखते हैं कि इसमें वैन डला हुआ है पर टेम्परामेंट के रिकॉर्डिंग इसका एल यूज़ करना है, तो फिर आप 1 महीने 1.5 महीने के बाद उसमें जो कंक्लूसिव में आप उसमें इस तरह के चेंजेस करेंगे, चेंजेस ऑन द बेस ऑफ टेम्परामेंट ऑफ पेशेंट। जब आप टेम्परामेंट ऑफ पेशेंट के बेस पे चेंज करेंगे तो डेफिनेटली जो उसका रिजल्ट रुका हुआ होगा उसमें थोड़े से सुधार आने शुरू हो जाएंगे। ये था हमारा प्राइमरी स्टेज ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। इसमें हमने एक्सपेरिमेंटल बुक वाला फॉर्मूला यूज़ किया और कंक्लूसिव को हमने यूज़ किया। अब हमने कंक्लूसिव को हमने आगे कैरी किया। कंक्लूसिव के बाद अब हमने कंक्लूसिव में भी हमने अब हमने क्या किया, उसको पहले कंक्लूसिव फॉर्मूला दे दिया। हमने आगे 2 महीने में चेक किया कि जो उसकी डेवलपमेंट है वो और बढ़ी, पर फिर जाके एक स्टेज पे जाके रुक गई। जब आपके साथ इस तरह की कोई एक्टिविटी होगी तो अब आप पाएंगे कि जब 2 तरह की सिचुएशन आएंगी उसमें भी सामने, या तो उसका टेम्परामेंट बेस की कुछ दिक्कत आ रही है या फिर प्योरली डिजीज के रिगार्डिंग दिक्कत आ रही है। अगर जो एक्सपर्ट प्रिस्क्रिप्शन है, अगर तो मान लीजिए टेम्परामेंट के बेस पे आपको दिक्कत देखने को मिल रही है तो हम टेम्परामेंट के रेमेडी को चेंज करेंगे। पर अगर आपका डिजीज के बेस पे चेंज हो रहे हैं तब हम चेंज करेंगे स्कोरोफ्लोसो या कैंसरोसो को। स्कोरोफ्लोसो और कैंसरोसो को हम कैसे चेंज करेंगे, मान लीजिए पेशेंट आपके पास आया था, शुरू में जब वो आया था उसका जीआईटी भी खराब था, उसका अदर सिस्टम फैक्टर भी खराब था। अब क्या हुआ कि 3 महीने 4 महीने के इलाज के बाद उसके 4 जो मेन फैक्टर खराब थे उसमें से 3 तो काबू में आ गए, पर एक जो है वो काबू में नहीं आ रहा। तब जाके फिर हम जो आपका एक्सपर्ट जो प्रिस्क्रिप्शन है उसके बेस में हम जो चेंजेस करेंगे वो हम इस तरह से चेंज करेंगे, या तो उसके टेम्परामेंट के बेस पे चेंज करेंगे या उसके ऑर्गन सिस्टम जो कि उसको बीमारी पे प्रभाव डाल रहे हैं उसके बेस पे हम चेंज करेंगे। वो आपका आ गया एक्सपर्ट प्रिस्क्रिप्शन। और जब इस तरह से आप इन 3 स्टेज को जब आप फॉलो कर लेंगे, ये 3 स्टेज हम 3 से 4 महीने के अंदर, अगर तो कोई पेशेंट 1 साल से कम बीमार वाला है तो उसमें हम 4 महीने तक इन 3 स्टेज को फॉलो करेंगे। और इसमें 80% पेशेंट में हमारे को जो ये 4 स्टेज तक आते आते 80% तक रिलीफ मिल चुका होगा। जब आपका ये 80% रिलीफ मिल जाता है
तो लास्ट में है आपका जो सेकेंडरी स्टेज में रिपर्टरी स्टेज ट्रीटमेंट। अब रिपर्टरी स्टेज ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, जो हमारा बिफोर मील फॉर्मूला है उसको हम बंद करवा देंगे पेशेंट को। बिफोर मील फॉर्मूला को हम क्यों बंद करवा रहे हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए, दो तरह की डेवलपमेंट हो रही होती है दवाई के दौरान, एक क्योरिंग और दूसरा हीलिंग। जो क्योर होता है ना वो एक स्टेज के बाद खत्म हो जाता है। मान लीजिए पेशेंट को हेप्टोमेगली है, फैटी लीवर है। अब क्या हुआ कि फैटी लीवर उसका 0 हो गया, तो वो तो हेप्टोमेगली उसकी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई, क्योरिंग उसकी हो गई पूरी। पर अभी भी उसको क्या है, बीच बीच में सिम्टम बन रहे हैं, जैसे कि गैस्ट्रिक, कॉन्स्टिपेशन। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं हीलिंग पार्ट उसका भी रुका हुआ है। उसकी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई, उसकी फिजिकल अपीयरेंस नॉर्मल होगी, उसको सब कुछ नॉर्मल हो गया। तो जब इस तरह की जब स्टेज में पेशेंट जाके पहुंचता है तो हमें बिफोर मील फॉर्मूला बंद करवा देना है, सिर्फ और सिर्फ आफ्टर मील फॉर्मूला। अगर तो मान लीजिए कोई बहुत पुराना पेशेंट चल रहा है तो उसको 3 महीने, और कोई नया पेशेंट है जिसको साल भर से ज़्यादा डिजीज नहीं है तो उसको सिर्फ 1 महीने तक आफ्टर मील फॉर्मूला देके हमने उसका ट्रीटमेंट क्लोज कर देना है। तो इसी के साथ हमारा क्लोज होता है आपका प्रिस्क्रिप्शन का फर्स्ट पार्ट, जिसमें कि हमने डिसाइड किया कि पेशेंट को फॉर्मूला कैसे बना के दिया हमने और कब कब फॉर्मूला में क्या क्या चेंजेस किए। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। एक्सपेरिमेंटल प्रिस्क्रिप्शन जो कि बुक का फॉर्मूला है, कंक्लूसिव प्रिस्क्रिप्शन जिसमें आपने कंक्लूज करके उसके टेम्परामेंट या फिर उसके टेम्परामेंट की बेस पे चेंजेस किया। फिर थर्ड है एक्सपर्ट, जो एक्सपर्ट प्रिस्क्रिप्शन। एक्सपर्ट प्रिस्क्रिप्शन में हमने उसके टेम्परामेंट का भी चेंज करना है और उसके ऑर्गन सिस्टम या फिर उसके जो डिजीज के बेस पे भी हमने चेंजेस लाने हैं। और उसके बाद जो लास्ट है वो है रिपर्टरी ट्रीटमेंट, कि जब पेशेंट क्योर हो चुका है तो उसके बाद उसको ट्रीटमेंट को कैसे क्लोज करना है उसके रिगार्डिंग ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको इस बुक में मिलेगी। अब ये तो हमारा हो गया कि हमने उस पेशेंट को कैसे दिया, हमने उस पेशेंट को क्या क्या बताया। मैंने उसमें आपको बता दिया, आप पेशेंट को पहले बता दीजिए कि उसको क्या क्या महसूस हो सकता है, उसको पहले पूरा काउंसल कर दीजिए और ये ट्रीटमेंट है। ये था हमारे एंड की चीज़। अब जो नेक्स्ट पार्ट है प्रिस्क्रिप्शन का वो है पेशेंट के एंड की चीज़। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जो फ़ोन है वो आज के समय पे आया है, आज से 10 साल पहले फ़ोन का इतना चलन नहीं था। तो आज से 10 साल पहले जब कोई डॉक्टर पेशेंट को दवाई देता था तो वो उसको पहले से बता के भेजता था। क्या चीज़ बता के भेजता था कि भाई साहब मैं आपको ये 15 दिन की दवाई दी है, 15 दिन में से 10 दिन आपने इस दवाई को इस तरह से खाना है, 2 दिन आपने इस दवाई को इस तरह से खाना है, 2 दिन 3 दिन आपने इस दवाई को इस तरह से खाना है। वो जो प्रिस्क्रिप्शन में उस पेशेंट को क्या एक्टिविटी परफॉर्म करनी है वो आपका इस जो पार्ट में बताया गया है। इस पार्ट का मतलब है बेसिक प्रिस्क्रिप्शन। बेसिक प्रिस्क्रिप्शन का मतलब है प्रोटोकॉल, कि आपको पेशेंट को कैसे उस दवाई को कंज्यूम करना है। अब मैं आपको इसको पढ़ के सुनाऊंगा और इसको आगे ट्रांसलेट भी करता जाऊंगा। For 2 weeks to 4 weeks, doctor should only prescribe before meal formula and after meal formula with tablet and syrup। इसका मतलब ये हुआ कि 2 हफ्ते से 4 हफ्ते तक डॉक्टर को सिर्फ और सिर्फ बिफोर मिल फॉर्मूला और आफ्टर मिल फॉर्मूला ही देना है। अगर आपके पास टैबलेट एंड सिरप है तो वो दे दीजिए, अदरवाइज और कोई भी पेटेंट का यूज नहीं करना है। और उसके साथ लिखा है इफ पेशेंट गोट एनी काइंड ऑफ रिजल्ट इन दोज 2 weeks and 4 weeks then make sure to use this same formula to up to 3 month। अगर पेशेंट को कोई भी रिजल्ट मिलता है तो ऐसा नहीं करना है कि अगर उसको रिजल्ट नहीं मिला तब हमको अदर पेटेंट को यूज करना है। पर अगर उसमें 10% 20% आपको रिलीफ देखने को मिलता है तो जहाँ पे हमने उसका 2 हफ्ता या 4 हफ्ता किया है उसको बढ़ा के 3 हफ्ते तक हमने सिर्फ बिफोर मिल फॉर्मूला, आफ्टर मिल फॉर्मूला, टैबलेट और सिरप का यूज़ कीजिए। अगर टैबलेट एंड सिरप नहीं है तो भी आप बिफोर मिल फॉर्मूला और आफ्टर मिल फॉर्मूला यूज़ करते रहिए। हाँ, 1 महीने के बाद हम उसमें ऐड करते हैं रैपिड डोज, उसके बारे में भी अभी आपको आगे बताया जा रहा है। आफ्टर प्रिस्क्राइबिंग if patient got any kind of result then don't change the prescription method for 1 month। make sure to add other patent product such as R series drops or special product after 2 weeks or 1 month। कभी भी शुरू में ही सारे पेटेंट को यूज नहीं करना है। 2 हफ्ते 1 महीने वो भी रिजल्ट के मुताबिक आगे आपने पेटेंट में जो ड्रॉप्स हैं या स्पेशल प्रोडक्ट है उसको आपने ऐड करना है।
उसके बाद हमने इसमें लिखा है प्रिस्क्राइब फर्स्ट डोज फॉर्मुलेशन फॉर पेशेंट फॉर 30 to 45 डेज इन D5। हमें जो पहला प्रिस्क्रिप्शन बना के देना है पेशेंट को वो 30 से 45 दिन तक सिर्फ और सिर्फ D5 में देना है। D5 में जब हम, और अगर उसमें रिजल्ट मिलता है किसी तरह का, तो फिर हम उसमें D5 को आगे, मान लीजिए हम उसको हमने 1 महीने तक D5 में दिया और उसको रिजल्ट भी आ रहा है, तो फिर हमने उसको आगे 3 महीने तक D5 में कंटिन्यू रखना है। हमने उसका डाइल्यूशन शुरू में चेंज नहीं करना है। डाइल्यूशन, हमारी कोशिश यही रहनी चाहिए कि पेशेंट को डाइल्यूशन कम से कम, नहीं तो या तो एक प्राइमरी रिजल्ट आने के बाद या फिर 3 महीने के बाद चेंज किया जाए। अगर किसी पेशेंट में रिजल्ट नहीं भी आ रहा है तो भी हमने उसमें पहले एकदम से ना ही फॉर्मूला ना ही डाइल्यूशन, पहले हमने उसकी डोजेस को चेंज करवाना है। अब उसमें आगे लिखा गया है कि अगर हमें if it's a chronic disease then change its dilution into D4 and if it's a acute disease then change its dilution into D6। अब मैं आपको इसमें शेयर करूंगा प्रोटोकॉल फॉर पेशेंट टू इनटेक मेडिसिन। पेशेंट को मेडिसिन को कैसे खाना है, वो आपको क्या बताना है पेशेंट को, उसके बारे में अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक बार मैं उससे पहले आपको बता दूं, अभी हमने ऊपर वाले टॉपिक में क्या कवर किया कि हमने पेशेंट को दवाई कैसे देनी है। दवाई में हमने क्या क्या कवर किया कि उससे 2 हफ्ते से 4 हफ्ते तक सिर्फ बिफोर मील आफ्टर मील फॉर्मूला देना है, वो भी D5 में देना है, और पेटेंट प्रोडक्ट को कुछ और को यूज़ नहीं करना है। हाँ, अब उसमें हम बताएंगे कि बिफोर मील और आफ्टर मील को कैसे यूज़ करवाना है प्रोटोकॉल में। बिफोर मील फॉर्मुलेशन, आफ्टर मील फॉर्मुलेशन, पेशेंट शुड टेक दीज मेडिसिन जस्ट 5 मिनट बिफोर एंड 5 मिनट आफ्टर द मील। इसका मतलब ये हुआ, जब हम जो ये शुरुआती के 3 महीने हैं, इसमें हम जो पेशेंट को खाने के लिए, दवाई खाने के लिए बोलेंगे, उसमें हम उसको ये बोलेंगे कि उसको खाना खाने से 5 मिनट पहले, खाना खाने के 5 मिनट बाद ही दवाई को लेना है। अब वो उसको कैसे लेना है उसके बारे में बताता हूँ मैं। हाउ टू कंज्यूम, 30 ml पानी लेंगे, उसमें जो पेशेंट के पास ड्रॉपर गया है उसकी वो 15 बूंदे डालेगा और वो उस 30 ml पानी को खाने से 5 मिनट पहले पी लेगा, खाने के 5 मिनट बाद पी लेगा। इस तरह से वो 1.5 महीने से 3 महीने तक वो इस चीज़ को इस्तेमाल करेगा, दवाई के जो प्रोसीजर है उसको इस्तेमाल करेगा। हाँ, कई बार आपके जो सीनियर्स हैं उन्होंने भी आपको बताया होगा, सबसे पहले हमने जो टाइम पीरियड, कंज्यूमिंग टाइम पीरियड है, उसको 5 मिनट करना है। फिर मान लीजिए 1 महीना 1.5 महीना हमने देखा, उसमें रिजल्ट नहीं आया, फिर हमने उस 5 मिनट के टाइम पीरियड को बढ़ा के 10 मिनट 15 मिनट करना है या हाफ एन आवर करना है। पर जो हमारी स्टैंडर्ड प्रिस्क्रिप्शन रहेगी हर पेशेंट के लिए, जिसमें हमने स्टार्ट करना है ट्रीटमेंट, उसमें हम उसको पेशेंट को देंगे 5 मिनट पहले 5 मिनट बाद। इसका जो मेन मकसद ये रहता है कि क्योंकि वो बाय प्रोसेस ऑफ गैस्ट्रेशन आपका डाइजेशन में प्रोसेस हो जानी चाहिए मेडिसिन, तो उसमें आपका आ गया कि किस तरह से हमने यूज़ किया। 30 ml पानी लिया, 15 बूंदे 5 मिनट पहले 5 मिनट बाद आपने उसमें यूज़ करवा दी। अब सेकंड है रैपिड डोज। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने उसको 1 महीने से 3 महीने तक सिर्फ बिफोर मील फॉर्मूला दिया है, और अगर आपके पास पेटेंट प्रोडक्ट नहीं है जिसमें सिरप और टैबलेट नहीं है, तो हम 1 महीने के बाद उसमें ऐड करेंगे रैपिड डोज। रैपिड डोज में हम ऐड करते हैं, किस बेस पे ऐड करते हैं, मैं उसमें एक एग्जांपल दे देता हूँ। हर जो बीमारी होती है ना, आखिर वो शरीर में किसी न तरह की कैंसरस कंपोजिशन बना रही होती है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं C17। C17 के साथ हम यूज़ करेंगे या WE या RE या किसी भी तरह की इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करेंगे, और उसको हम यूज़ करवाएंगे रैपिड डोज, एज अ रैपिड डोज यूज़ करवा रहे हैं। तो रैपिड डोज को कैसे यूज़ करवाते हैं उसका मैं आपको बता देता हूँ। हर घंटे 5 बूंदे डायरेक्ट ऑन टंग, ये है आपका रैपिड डोज की प्रिस्क्रिप्शन। हाँ, एक और बात, कभी भी रैपिड डोज को लंबे समय तक कंटिन्यू नहीं करवाना है। लंबे समय तक कंटिन्यू का मतलब ये हुआ, मान लीजिए हमने उसको 1 महीने तक का इलाज दिया, उसके बाद हमने उसको रैपिड डोज चला दिया, आपने उसको 2 हफ्ते की दवाई बना के दे दी, आपने उसको बता देना है कि आपने 1 हफ्ते तक रैपिड डोज को यूज़ करना है, उससे अगले हफ्ते में रैपिड डोज को यूज़ नहीं करना है। इस तरह से आप उसको पहले से ही, ऐसा नहीं कि वो पेशेंट अगले 2 हफ्ते तक रैपिड डोज को लेता रहे, तो उससे भी बॉडी में रेजिस्टेंस बनेगी और आपका रिजल्ट में आने में कोई दिक्कत हो सकती है। ये है हमारा रैपिड डोज। और रैपिड डोज के बाद हमारा इसमें एक चीज़ और ऐड होती है, वो है हॉट कंप्रेस। आखिर में आपको पेशेंट को एक्सटर्नल यूज़ में किस तरह से, पहले आ गया आपका अंक्शन, वो पॉइंट्स आपको उसमें मिल जाएंगे। उसके साथ आता है हॉट कंप्रेस। हॉट कंप्रेस को आपको कैसे यूज़ करवाना है और कितने समय तक यूज़ करो। प्लीज़ रिक्वेस्ट रहेगी कृपया करके अपने माइक ऑफ कर लीजिए।
प्लीज, धन्यवाद। तो हॉट कंप्रेस को आपको कैसे यूज करवाना है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा ब्रीफ करता हूँ। हॉट कंप्रेस में आप एक हाफ लीटर बिल्कुल उबलता हुआ पानी लेंगे। पेशेंट हाफ लीटर उबलता हुआ पानी लेगा, और उसके बाद एक कॉटन का कपड़ा लेगा। कॉटन का जो कपड़ा रहेगा, एक सेकंड रुकिए प्लीज। इस तरह से एक कॉटन का कपड़ा लेगा पेशेंट, ठीक है। अब उसने क्या किया, उसको इस तरह से फोल्ड कर लिया, और इस तरह से फोल्ड कर लेगा पेशेंट। और ये रहा वो आधा लीटर बिल्कुल गर्म पानी रहा, उसमें 25 से 30 बूंदे डालेगा, जो हॉट कंप्रेस का फॉर्मूला आपने दिया है। और उसमें वो क्या करेगा, ये जो दो एंड है ना, उसको वो पानी से बाहर रखेगा, बाकी इस पूरे कपड़े को वो पानी में डाल देगा। और उसके बाद जैसे पानी में डाल के उसको ये निचोड़ देता है। उससे क्या हुआ, उसको एंड उसके सूखे हैं, उसको निचोड़ने में इजी वॉइस हो गया। बढ़ा दीजिए सर, वॉइस नहीं आ रही है। सर मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा और जोर से बोलने की। तो देखिए, वॉइस तो ठीक आ रहा है। जी जी, ठीक आ देखिए रहा है, मैंने ठीक आ आपको रहा है। बताया था कि ये आपका आपने एक कॉटन क्लॉथ लिया, उसके दोनों एंड को, इन दोनों एंड को पानी से बाहर रखा, बाकी को आपने पानी में डुबो दिया। उसके बाद उसको निचोड़ दिया, पेशेंट को बोला निचोड़ देना है। निचोड़ने के बाद जो ये निचड़ा हुआ हिस्सा है, अब मान लीजिए फाइब्रोइड का पेशेंट है तो आप उसको लोअर पेल्विस एरिया और बैक साइड ऑफ जीआईटी के पास में आप उसको दीजिए, है ना। इसी तरह से अगर स्टोन का पेशेंट है कि यूबी रीजन में दीजिए, या फिर आपका जीआईटी रीजन में दीजिए। तो इस तरह से आपने इस प्रोसेस को 10 से 15 मिनट तक उसको कंटिन्यू करवाना है। पानी सिर्फ एक बार ही गर्म करवाना है। 10 मिनट में जितना ठंडा होता जाता है उसको होने दीजिए, पर कभी भी वो उसको पानी से नहीं करवाना है। पानी में डालने के बाद एक बार उसको निचुड़वाना जरूर है, क्योंकि हमको भाप देनी है, ना कि हमको पानी डालना है उसके ऊपर, है ना। भाप कैसे मिलेगी, जब उसको निचोड़ दिया जाएगा, उस कपड़े से वो भाप निकल रही होगी, और वो आप उसको अप्लाइड एरिया पे देंगे। तो इस तरह से आपका हॉट कंप्रेस का एक अच्छा सा यूज हो जाता है। हाँ, एक्सटर्नल यूज और रैपिड डोज को कभी भी कंटिन्यू यूज नहीं करवाना है। मान लीजिए आपने किसी पेशेंट को 1 महीने की दवाई देके भेज दिया, आप उसको बोलिए कि 3 दिन का यूज करे, 3 दिन के बाद 1 हफ्ते का गैप ले, फिर उसके बाद 3 दिन यूज करे, फिर 3 दिन, फिर 1 हफ्ते का गैप ले। इस तरह से आपने जो ये एक्सटर्नल यूज है और रैपिड डोज है, इसका अपने पेशेंट को इस्तेमाल करने के लिए टाइम टू टाइम बताते रहना है। तो ये था हमारा हॉट कंप्रेस। अब मैं आपको बताता हूँ पेटेंट प्रोडक्ट में, जैसे मैंने आपको बताया जो बेसिक, देखिए पहला हमने यूज करना है ओरिजिनल मेडिसिन को ही, बिफोर मिल फॉर्मूला, आफ्टर मिल फॉर्मूला। पर उसके साथ अब मैं पेटेंट का रोल क्या है, पेटेंट को हमें क्यों यूज करना है, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। अब मान लीजिए आपके पास स्टोन का पेशेंट आया, चाहे वो किडनी का हो, चाहे वो आपका गॉल ब्लैडर का स्टोन हो। अब वो आपको आके बताता है कि सर मुझे स्टोन तो है ही है, स्टोन तो आपका उसका, मान लीजिए गॉल ब्लैडर का अंदर स्टोन है, ठीक है, पर उसी के साथ उसको कॉम्प्लिकेशन बन रही है जीआईटी की, उसको कॉन्स्टिपेशन बन रहा है, उसको एसिडिटी बन रही है, उसको कॉम्प्लिकेशन बन रही है नींद नहीं आने की, नर्वस सिस्टम की कॉम्प्लिकेशन बन रही है ना। तो इस तरह से उसको अदर भी कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन बन रही होती है। अब फॉर्मूला तो हमने बना दिया उसका डिजीज की ओरिएंटेड, कि डिजीज के रिगार्डिंग फॉर्मूला बना दिया, पर जब अदर सिम्टम जो बॉडीली सिम्टम है उसके रिगार्डिंग अगर आप पेटेंट देते हैं, तो उससे क्या, उसका पेटेंट वर्क करेगा उसके सिम्टम के ऊपर, और जो फॉर्मूला वर्क करेगा उसके डिजीज के ऊपर। और इस तरह से पेटेंट अपना एक रोल करेगा, और आपका ओरिजिनल फॉर्मूला एक रोल करेगा, और पेशेंट को एक जल्दी रिलीफ देखने को मिलता है। हाँ, शुरू में कभी भी पेटेंट को यूज मत करो, कोशिश करो कि कम, जितना ज़्यादा देर से आप पेटेंट को इस्तेमाल कर सकें उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो अब मैं आपको इसमें बताऊंगा कि आपको पेटेंट को कैसे इस्तेमाल करवाना है, थोड़ा सा मैं आपको उसको एक्सप्लेन करता हूँ। पेटेंट में सबसे पहले करते हैं बात टैबलेट एंड कैप्सूल की। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इस जो नई बुक है इसमें आपको देखने को मिलेगी। टैबलेट और कैप्सूल, कुछ हमारे डॉक्टर्स की ये भी कंफ्यूजन रहती है, वो पूछते हैं कि जो टैबलेट और कैप्सूल है वो कैसे यूज़ करना है, क्या जो छोटी वाली टैबलेट है वो दो देनी है, या फिर सिंगल देनी है। टैबलेट और कैप्सूल हमेशा सिंगल सिंगल ही देना है। हम मान लीजिए हमने एक पेशेंट को 2 टैबलेट्स दी हैं, तो सिंगल सिंगल एक एक टैबलेट उसको खाने के बाद वाला जो फॉर्मूला रहता है, आफ्टर मील जो फॉर्मूला रहता है, उसके साथ खाने के लिए देनी है वो टैबलेट्स। ऐसा नहीं कि 5 मिनट के गैप के बाद दी, नहीं, जो आफ्टर मील फॉर्मूला है उसके साथ आपने उसको टैबलेट दे दिया या कैप्सूल दे दिया। और जो कैप्सूल्स हैं उसको आपको ओडीएस यूज़ करवाना है। ओडीएस में भी कोशिश कीजिए कि मॉर्निंग में यूज़ करवाइए, और जो उस कैप्सूल का सब्स्टिट्यूट है उसको आप इवनिंग में यूज़ करवा दीजिए। जो टैबलेट है उसको आप इवनिंग में यूज़ करवा दीजिए, पर कैप्सूल को कोशिश करना है कि एक बार यूज़ करवाइए दिन में, वो भी मॉर्निंग में, वो भी खाना खाने के बाद वाला जो आप फॉर्मूला जब कंज्यूम करते हैं उसके साथ आप उस कैप्सूल को या टैबलेट को यूज़ करवा दीजिए।
नेक्स्ट है सिरप। सिरप को हमको यूज कैसे करवाना है? खाना खाने के बाद की मेडिसिन के 10 मिनट के बाद 1 चम्मच सिरप, चम्मच ढक्कन नहीं यूज करवाना है, हमने टीस्पून यूज करवाना है। 1 चम्मच सिरप खाना खाने के 10 मिनट के बाद देना है उसको। ओके, तो ये रहेगा हमारा सिरप का, जो आपको सिरप को कैसे उसको आगे प्रिस्क्राइब करना है। अब इसके बाद आता है ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट को भी आपको उसी तरह से एक्सटर्नल जैसे यूज करने के लिए बोला गया है। मान लीजिए होल स्पाइन का है तो स्पाइन पे यूज करवाइए। हाँ, ऑइंटमेंट, कई लोग बोलते हैं कि सर ऑइंटमेंट बहुत छोटा सा है। अब मान लीजिए कि ना, मैं एग्जांपल लेता हूँ, स्किन की डिजीज का एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए किसी को ये हाथ जितने बड़े बड़े 5 रैश हैं, ठीक है, पर अगर वो उन 5 रैश पे, अब ऐसा नहीं कि हम उस पे इतना इतना डाल देंगे। आप अगर एक मटर के दाने जितना भी साइज का अगर निकालेंगे ना, तो वो भी उस हाथ के रैश के ऊपर कवर हो जाएगा। ठीक है, हमने सिर्फ उसके ऊपर मसाज करनी है, हमने उसको अप्लाई नहीं करना है। हल्का सा आप उस ऑइंटमेंट को लगाएंगे। तो ऑइंटमेंट को यूज करने का तरीका ये है कि एक मटर के दाने जितना ऑइंटमेंट लीजिए, ऑइंटमेंट का वो लीजिए, और उसको फिर जो अप्लाई वाला एरिया है उसके ऊपर उसको अप्लाई कीजिए। जितना मिनिमम हो सके उसको मिनिमम लेके अप्लाई करवाना है। ये है आपका ऑइंटमेंट की जो प्रिस्क्रिप्शन है। और लास्ट आता है हमारा जो पेटेंट में जो सबसे बड़ा है, वो है ड्रॉप्स। अब मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ करूंगा। जो ड्रॉप्स है और ओरिजिनल फॉर्मूला है, उन दोनों की नेचर सेम बन जाती है। नेचर का मतलब क्या हुआ? दोनों लिक्विड फॉर्म में आ रहे हैं। ठीक है, अब अगर आप शुरू से ही ड्रॉप्स और ओरिजिनल फॉर्मूला को एक साथ यूज करेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि बहुत जल्दी बॉडी में मेडिसिन के प्रति रेजिस्टेंस बन जाए। पर अगर आप एक समय के बाद ड्रॉप्स को यूज करवाएंगे तो उसमें रेजिस्टेंस बनने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि ड्रॉप्स को यूज कैसे करवाना है। मान लीजिए आपने क्या किया, पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया, 1 महीने 1.5 महीने के बाद पेशेंट बोलता है कि उसको 20% 30% रिलीफ मिला है, अभी उससे ज़्यादा उसको भी रिलीफ नहीं आया। तो 1 महीने के बाद आप उसको क्या बोलेंगे? ड्रॉप जिसको तो आया है बिल्कुल कम रिलीफ, उसको आप बोलेंगे इसको एज अ रैपिड डोज यूज करें। मान लीजिए आपने उसको एक दे दिया 30 ml का, बोला ये पूरे जब तक बोतल खत्म नहीं होती है, ये इसको एज ए रैपिड डोज यूज करें। रैपिड डोज में हर घंटे में 5-5 बूंदे पिएगा। हाँ, जब आप पेटेंट में रैपिड डोज यूज करवाएंगे तो जो आपने अदर रैपिड डोज दिया हुआ है उसको बंद करवा देना है, उसको कंटिन्यू नहीं करवाना है। तब आपने पेटेंट का रैपिड डोज यूज करवा दिया। आप कब करवा रहे हैं रैपिड डोज? जब पेशेंट को अपने आप में सुधार बहुत कम देखने को मिला है। पर वहीं पे अगर पेशेंट को एक मान लीजिए 30% 40% का सुधार देखने को मिलता है तो फिर आप उसको यूज करवाइए खाना खाने के बाद। मान लीजिए उसने खाना खाने के बाद आधे घंटे के बाद वो पानी पिएगा, 1 गिलास है ना, उसके अंदर उसकी 25 बूंदे डलवा दीजिए और उसको बोलिए कि वो कंज्यूम करे। 3 टाइम खाना खाने के बाद 1 गिलास में उसने उसको यूज किया। ये 2 तरीके हो गए, एक हो गया रैपिड डोज और दूसरा हो गया खाने के बाद वाला तरीका, जिसमें हमने 1 गिलास पानी में 25 बूंदे डाल के यूज करवाया है। और जो तीसरा तरीका है वो है मॉर्निंग एंड इवनिंग। और ये मॉर्निंग एंड इवनिंग में सिर्फ और सिर्फ पेटेंट प्रोडक्ट ही नहीं, आपको और भी कई हमारे बुक में देखने को प्रोडक्ट मिलेंगे जो ओरिजिनल मेडिसिन मिलेगी। मॉर्निंग एंड इवनिंग का हमारा क्या कॉन्सेप्ट रहता है, मैं आपको थोड़ा वो एक्सप्लेन कर दूं। जब मॉर्निंग में पेशेंट उठता है ना, तो उठते ही वो पानी पीता है। लोग बोलते हैं कि खाली पेट कुछ नहीं करना चाहिए, पर खाली पेट उसने पानी तो पी लिया ना। अब आखिर में पानी तो सॉलिड चीज है नहीं, अब वो भी किसी ना किसी तरह की कुछ कॉम्प्लिकेशन कर सकता है ना, पर वो खाली पेट गया उसके बॉडी में। तो जब पेशेंट सुबह उठता है मॉर्निंग एंड इवनिंग, प्लीज़ अपने माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज़। तो जब पेशेंट सुबह उठता है मॉर्निंग एंड इवनिंग में, तो वो खाली पेट में उसको 1 गिलास पानी लिया, उसके अंदर उसने 20 से 30 बूंदे डाली उस दवाई की और वो पी लिया। उससे क्या है, अब थ्रू आउट द डे वो उसके बॉडी में सर्कुलेट करेगा, वो जो ड्रॉप्स है इस तरह से वो वर्क कर रहा है। और उसके बाद इवनिंग में जब हम आफ्टरनून में अराउंड हर कोई पर्सन 2 से लेके 3 बजे के आसपास में वो लंच कर लेता है। ठीक है, 3 से लेके 6 बजे तक, 6 बजे हो सकता है कुछ लोग इवनिंग स्नैक्स इंटेक करते हैं। ठीक है, तो वो कोशिश करें कि आप उसको बोले कि 5 बजे एक पूरा गिलास पानी ले और उस गिलास में वो 25 से 30 बूंदे पानी ड्रॉप्स की डालें और उसको वो कंज्यूम कर लें। इस तरह से अब हमारे पास जो ड्रॉप्स हैं, आर सीरीज के ड्रॉप्स हैं, R1 से R33 या फिर स्पेशल ड्रॉप्स हो गए, उसको कंज्यूम करने के 3 तरीके हो गए। फर्स्ट, रैपिड डोज। रैपिड हम कब करेंगे? अगर पेशेंट को एक सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट नहीं मिला है। और हाँ, वो रैपिड एक बार बोतल खत्म करवाने के बाद उसको हम अगली बार वो दोबारा रिपीट नहीं करवाएंगे, अगली बार उसको ओरिजिनल फॉर्मूला ही देना है। सेकंड,
अगर उसको एक नॉर्मल मॉडरेट सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट मिला है तो उसको वो आप खाना खाने के आधे घंटे के बाद 1 गिलास पानी में 25 बूंदे डाल के पीने के लिए दे दीजिए। ये तब कब यूज़ करवा रहे हैं? जब पेशेंट को हो सकता है 30 से 40% का रिजल्ट मिला है, ठीक है। और थर्ड आपका इस तरह से रहेगा कि जब पेशेंट को मान लीजिए एक अच्छा रिजल्ट मिल चुका है, उसने 3 महीने के अंदर उसको आपका वो 40 से 50% सॉरी 60 से 80% रिजल्ट तक पहुंच चुका है, तब आप इसको यूज़ कराएंगे मॉर्निंग में खाली पेट और इवनिंग में खाली पेट। तो इस तरह से ये 3 तरह के प्रिस्क्रिप्शन में आ गया आपका ड्रॉप्स के रिगार्डिंग। और अब इसमें जो थर्ड चीज़ है वो आपका आता है कि ये अभी इसमें आ गया आपका ड्रॉप्स के रिगार्डिंग, ठीक है। अब इसमें हम ऐड ऑन में जा रहे हैं। आप इसी बुक में जब देखेंगे आ गया वो हॉट कंप्रेस एंड कोल्ड कंप्रेस हो चुकी है। इसके साथ आपको थोड़ा सा मैं ये ब्रीफ कर दूं कि हमें हॉट कंप्रेस और कोल्ड कंप्रेस कब कब देनी है और किस किस केस में या किस किस सिनेरियो में देनी है। सॉरी एक सेकंड रुकिए जी, हमें कोल्ड कंप्रेस या हॉट कंप्रेस कब कब देनी है और किस किस केस में देनी है। इसमें मैं आपको बता दूं, ठंडे और गर्म सेक, मालिश और क्रियाएं। वैसे तो गर्म और ठंडी सेकाई, मसाज और मालिश का प्रयोग हम हर प्रकार के बीमारियों में कर सकते हैं, लेकिन निम्नलिखित रोगों के लक्षण में इनका उपयोग अनिवार्य है। पहला है हर प्रकार की पथरी, ज़्यादातर गाल स्टोन और किडनी स्टोन, इसमें हम यूज़ करेंगे हॉट कंप्रेस। दूसरा है हर प्रकार की सिस्ट, ज़्यादातर नरम सिस्ट, कठोर सिस्ट, फाइब्रोइड, डर्मोइड या यूरिनरी ब्लैडर की कोई सिस्ट, इसमें हम यूज़ करेंगे हॉट कंप्रेस। इन दोनों में हम हॉट कंप्रेस यूज़ करेंगे। तीसरा है संपूर्ण रीढ़। अब मान लीजिए आपके पास सर्वाइकल का पेशेंट आता है या फिर आपके पास किसी भी तरह के न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का पेशेंट आ रहा है, ठीक है। तो उसमें आपने पहले उसका यूज़ करवाना है कोल्ड कंप्रेस। कोल्ड कंप्रेस में क्या किया, उसी तरह से आपने किया, आपने एक आधा लीटर पानी लिया, उसमें 25 से 30 बूंदें ली और 10 से 15 मिनट तक आपने कोल्ड कंप्रेस में उसके जो नर्वस एरिया है, या तो ये माथे मस्तिष्क का एरिया, ये पूरा मस्तिष्क का एरिया, या फिर जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, इस पर आपने कोल्ड कंप्रेस करना है। और हॉट कंप्रेस भी आप कर सकते हैं, पर हॉट कंप्रेस करने के लिए आपको एक चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है कि पेशेंट को बीपी नहीं होना चाहिए। और हॉट कंप्रेस को आपने किस तरह से यूज़ करो, रेगुलर नहीं यूज़ करवाना है कभी भी इन एरियाज़ पे। ये माथे वाला एरिया हो गया और स्पाइन का एरिया हो गया। मान लीजिए आपने उसको बोला है, आपने उसको 1 हफ्ते के लिए कोल्ड मतलब कंप्रेस का दे दिया, आपने उसको बोला है कि दिन में 1 बार हॉट कंप्रेस कर, मतलब 2 दिन में 1 बार हॉट कंप्रेस कर ले, बाकी 3 बार वो कोल्ड कंप्रेस करे। वो भी कब, जब उसको बीपी की कंडीशन नहीं बनती है। अगर उसको डेफिनेटली बीपी की कंडीशन है तो उसको कभी भी इन एरियाज पे हॉट कंप्रेस का यूज़ नहीं करवाना है। अब इससे अगला है छाती पे। मान लीजिए किसी को कफ है, कोल्ड है, तो आप इसमें हॉट कंप्रेस या फिर आपका जो सेक होता है, भाप होती है, वो आप करवा सकते हैं हॉट कंप्रेस में। कोई भी काम कम करने वाला दर्द, मान लीजिए आपको कहीं पे भी दर्द हो रहा है तो उसमें भी आप हॉट कंप्रेस करवा सकते हैं। दर्द में सिर्फ और सिर्फ जो ये वाले दर्द हैं इसको छोड़ के, अगर आपको मस्तिष्क में इस एरिया में भी दर्द होता है तो भी आप हॉट कंप्रेस का इस्तेमाल करवा सकते हैं। सिर्फ जहाँ पे ये जो नसें होती हैं, ये वाली नसें होती हैं ना, हॉस्पिटल नसें होती हैं, आंखों की नसें होती हैं, इस वाले पे आपने कभी भी हॉट कंप्रेस यूज़ नहीं करवाना है। हॉट कंप्रेस आपने सर के ऊपर या ये वाले पे, या फिर मान लीजिए आपको बाजुओं में हो रहा है, घुटनों में हो रहा है, कि आर्थराइटिस के केसेस में भी आप हॉट कंप्रेस यूज़ करवा सकते हैं। हॉट कंप्रेस को यूज़ करवाने के बाद आप उस जो आर्थराइटिस के केस हैं उसमें एकदम से उसकी मालिश करवाइए, तेल की मालिश करवाइए और उसके 10 मिनट के बाद मलहम का मालिश कर दीजिए। इससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। छठा है किसी भी प्रकार का ओडिमा या एक्जिमा बनता है। अब जब स्किन का आपका रोग ओडिमा बनता है, आपका बॉडी के अंदर बन रहा है, ठीक है। मान लीजिए किसी को ओडिमस सिचुएशन बन चुकी है तो उसमें भी आप हॉट कंप्रेस करवा सकते हैं। और अगर जो आपका स्किन का जब आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, मान लीजिए सोराइसिस है या किसी भी तरह का चीज़ है, तो उसमें आपको पहले कोल्ड कंप्रेस करवाना है शुरू में। जब आपका सोराइसिस की जब नेचर बदल जाए तो उसका फिर आप उसमें हॉट कंप्रेस करवाइए। और उससे अगला है इसमें आपका किसी भी प्रकार की तंत्रिका दर्द, जो आपके ग्लैंडुलर होते हैं, ये वाले ग्लैंड्स हो गए आपके,
फिर ये वाले ग्लैंड्स हो गए आपके, या फिर आपके जेनिटल ग्लैंड्स हो गए, या फिर आपके इंटरनल ग्लैंड्स हो गए। ग्लैंडुलर भी आपका कोई भी प्रॉब्लम आपका पेशेंट को है तो उसमें भी आप हॉट कंप्रेस को यूज़ करवाइए। सिर्फ इन वाले पे हॉट कंप्रेस नहीं यूज़ करवाना है, बाकी सारों पे हॉट कंप्रेस यूज़ करवाइए। और आखिरी है, किसी भी प्रकार के जोड़ों की दर्द, जैसे मैंने आपको बताया अर्थराइटिस की या फिर ऑस्टियो कोई भी दर्द हो तो उसमें भी आपको हॉट कंप्रेस को यूज़ करवाना है। बाकी मैंने आपको जैसे कि पहले भी बताया था, हॉट कंप्रेस को आप हॉट कंप्रेस या एक्सटर्नल या फिर कोई भी रैपिड डोज होता है उसको कभी भी रेगुलर यूज़ नहीं करवाना है। एक बार शुरू में कुछ समय के लिए यूज़ करवाइए रेगुलर, और उसके बाद उसको बोलिए कि 2 दिन का कीजिए, 3 दिन का कीजिए, उसके बाद 1 हफ्ते का गैप लीजिए। इन सारी चीज़ों में आपको 2-3 दिन का यूज़ करवाने के बाद 1 हफ्ते का गैप करवाना ज़रूरी है। उससे क्या होगा, अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, पथरी का है, ठीक है, 3 दिन 4 दिन उसने लिया, एक नेचर बदलेगी उसके उस ऑर्गन एरिया की, पर अब अगले 7 दिन तक उसने वो नहीं किया तो दोबारा नेचर में चेंज आएगा। फिर जब आप 7 दिन का दोबारा करेंगे तो अचानक से फिर नेचर में चेंज आ गया, और दवाई तो जा ही रही है, उसने अपने नेचुरली वे में निकलना ही है शरीर से, तो उसमें एक आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो इस तरह से आपने इस चीज़ को करना है। हाँ, अब लास्ट जो टॉपिक है वो है अल्टरनेटिव डोजेस। ये जो टॉपिक है ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि शुरू के 1.5 महीने से 3 महीने तक हमने पेटेंट को बहुत कम यूज़ करने की कोशिश करनी है, और अगर पेटेंट यूज़ कर भी रहे हैं तो उसमें सिरप को यूज़ कीजिए, टैबलेट को यूज़ कीजिए, और एक्सटर्नल में मलहम को यूज़ कर लिया या तेल को यूज़ कर लिया। उसके अलावा किसी भी बड़े पेटेंट को यूज़ नहीं करना चाहिए। पर उसके जगह पे हमें अगर किसी कारणवश रिजल्ट नहीं आ रहा है तो तब हमें यूज़ करना है अल्टरनेटिव डोजेज मेथड को। अब अल्टरनेटिव डोजेज मेथड को मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। While prescribing the medicine, ask patient to take both medicine, which is before meal and after meal, on the regular interval of every hour for at least 24 to 48 hours. इसका मतलब ये हुआ, जैसे आपने पेशेंट को आज आपने दवा लेके भेज दिया, ठीक है, देखिए भेज दिया, 15 दिन की दवाई दी आपने उसको, आपने उसको बोल दिया देखिए ऐसा है, अगले 1 हफ्ते तक दवाई खाइए। अगर 1 हफ्ते में आपको कुछ भी हल्का सा भी महसूस नहीं होता ना, तो उससे अगले 3 दिन तक आप क्या करेंगे, हमने उसको टोटल 15 दिन की दवाई दी है, 7 दिन एक हो गए, 3 दिन, अब 7 दिन का अगले 3 दिन के लिए वो क्या करेगा, उसको अल्टरनेटिव यूज़ करेगा। अल्टरनेटिव में कैसे बताया मैंने, 2 फॉर्मूला दिए हैं हमने उसको, बिफोर मील एंड आफ्टर मील। बिफोर मील फॉर्मूला को फॉर्मूला नंबर 1 मानिए, आफ्टर मील को फॉर्मूला नंबर 2 मानिए। अब आपने उसको कैसे यूज़ करवाया, जो फॉर्मूला सुबह जैसे मान लीजिए पेशेंट उठा 8 बजे उठा, वो 8 बजे उसने बिफोर मील फॉर्मूला की 5 बूंदे डायरेक्ट जीभ पे ले ली, 9 बजे उसने आफ्टर मील फॉर्मूला की 5 बूंदे डायरेक्ट जीभ पे ले ली, फिर 10 बजे उसने बिफोर मील फॉर्मूला की 5 बूंदे डायरेक्ट जीभ पे ले ली। इस तरह से वो पूरे दिन में हर घंटे पे 1 नंबर 2 नंबर फॉर्मूला को कंज्यूम करेगा। ये होता है अल्टरनेटिव डोजेज। हाँ, इन डोजेज को 3 दिन से ज़्यादा ऊपर कभी नहीं चलाना है। 3 दिन तक चलाइए, फिर 1 हफ्ते दोबारा TDS पे ले जाइए 1 हफ्ते के लिए, फिर 3 दिन चलाइए, फिर TDS ले जाइए। और किसी कारणवश किसी पेशेंट में 2 हफ्ते का पेशेंट आता है, उसको वो बोलता है कि आपको रिजल्ट नहीं मिला है, तो उस पेशेंट को सिर्फ एक बार के लिए 2 हफ्ते के लिए पूरा आपको बोलना है कि आपको ये प्रोसेस करनी चाहिए। उससे हमें डेफिनेटली देखने को मिलेगा कि उसमें कोई ना कोई फिजिकल चेंज आने शुरू हो जाएंगे, जिस कारण से पेशेंट आपका टूट के आपसे नहीं जाएगा और उसको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ये था हमारा अल्टरनेटिव डोजेज। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है डोजेज का, प्रिस्क्रिप्शन का। पहले मैंने आपको बताया था कि हमने किस बेस पे दवाई बनानी है, जिसमें हमने 4 प्रिस्क्रिप्शन किए थे, और दूसरा मैंने आपको बताया कि पेशेंट को कैसे लेने के लिए बताना है। उसमें भी मैंने आपको ओवरव्यू में बता देता हूँ कि पहले 1.5 महीने से 3 महीने तक D5 में फॉर्मूला देना है, और उसमें भी बिफोर मील फॉर्मूला, आफ्टर मील फॉर्मूला, टैबलेट और सिरप का इस्तेमाल करना है। टैबलेट और सिरप का कैसे इस्तेमाल करना है उसके बारे में बताया गया, हॉट कंप्रेस को कैसे इस्तेमाल करना है उसके बारे में बताया गया, तेल को कैसे लगवाना है उसके बारे में भी आपको पूरा बताया गया। ये थी हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन, पेशेंट को कैसे दवाई देनी है। मुझे उम्मीद है कि आज जो हमारे साथ कई डॉक्टर जो नए जुड़े हैं पर हमारे एजुकेशन सेमिनार में नहीं आ पाए हैं, उनको आज एक नई इन्फॉर्मेशन जानने को मिली होगी। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 10 का एंड होता है। और आप इस बुक को जब पढ़ेंगे, एक बार नहीं 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, मुझे यकीन है आप जब इसको एक बार अच्छे मन से पढ़ लेंगे ना, तो आज जो मैंने आपसे सारी चीज़ें शेयर की थी वो सारी चीज़ें आपको मालूम पड़ जाएंगी। तो इसी के साथ हम जाते हैं चैप्टर नंबर 11 पे। चैप्टर नंबर 11 है हमारा, पहले भी चैप्टर नंबर 11 था, जो कि था कि हमने हमारे फॉर्मूलाज थे चैप्टर नंबर 11 में, ठीक है।
पर पहले जो हमारे फॉर्मूला थे वो थे अल्फ़ाबेटिकल वाइज, उसमें हमने डिजीज़ के नाम के अल्फ़ाबेट के वाइज में फॉर्मूला बताए थे आपको। उससे क्या होता था, न्यू कमर डॉक्टर्स को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता था। जो तो हमारे साथ 1 साल 2 साल जुड़ लेता था उसको तो पूरा मालूम पड़ जाता कि उसको कैसे ढूंढना है फॉर्मूला, पर जो न्यू कमर होता था उसको कई बार बार पूछना पड़ता था, जिससे उसको भी खुद को थोड़ा सा हेजिटेशन हो जाती थी। वो सोचता यार मुझे बार पूछना पड़ता है। उस चीज़ को, दिक्कत को दूर करने के लिए जो अब ये जो न्यू बुक में फॉर्मुलेशन बताई गई है, ये हमने डिवाइड कर दी है आपका ऑर्गन सिस्टम और डिजीज के रिगार्डिंग। इसमें मोर देन 17 तरह के सेक्शन बताए गए हैं, जिसमें मैं आपको अनाउंस करता हूं। सेक्शन नंबर 1 है कॉमन डिजीज, सीजनल डिजीज और इंजरी। सेक्शन नंबर 2 है हेमेटोलॉजी एंड ब्लड सेक्शन। सेक्शन नंबर 3 है ENT, ईयर, नोज, थ्रोट एंड आइज सेक्शन। सेक्शन नंबर 4 है GIT। सेक्शन नंबर 5 है UTI एंड KUB। सेक्शन नंबर 6 है स्किन। सेक्शन नंबर 7 है नर्वस सिस्टम। सेक्शन नंबर 8 है गाइनिस सेक्शन। सेक्शन नंबर 9 है एंडोक्राइन, हार्मोनल और ग्लैंडुलर सेक्शन। सेक्शन नंबर 10 है रेस्पिरेटरी ट्रैक सेक्शन। सेक्शन नंबर 11 है स्केलेटन एंड मसल सेक्शन। सेक्शन नंबर 12 है कैंसर एंड ट्यूमर सेक्शन। सेक्शन नंबर 13 है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम सेक्शन। सेक्शन नंबर 14 है चाइल्ड एंड ओल्ड एज डिजीज सेक्शन। सेक्शन नंबर 15 है पैरालिसिस। सेक्शन नंबर 16 है हर्नियाज। सेक्शन नंबर 17 है यूरोजेनिटल सेक्शन। इस तरह से हमने सारे डिजीज को सेक्शन वाइज, ऑर्गन वाइज बता दिया है। अब मान लीजिए आपके पास कोई पेशेंट आता है, आपको मालूम पड़ जाता है कि या तो उसकी बीमारी मुझे UTI में देखने को मिलेगी, या गायनी में देखने को मिलेगी, या फिर GIT में देखने को मिलेगी। पहले आपको उसके नाम से ढूंढना पड़ता था, अब आप सीधे उसके गायनी के सेक्शन के ऊपर जाइए, उस पेज को आप फरोलिए, आपको उसमें कोई ना कोई उसके डिजीज़ के रिगार्डिंग, उसके डिजीज़ से मिलती जुलती चीज़ आपको जो बीमारी है वो देखने को उस फॉर्मूला सेक्शन में देखने को मिल जाएगी। इससे ये आपको एक इजी हो जाएगा फॉर्मूला ढूंढने में। ये एक हमारी बहुत बड़ी एक नई अपडेट है, जिससे कि जो बिल्कुल न्यू कमर पेशेंट है उसको भी हमारे साथ जुड़ के काम करने में एक आसानी मिल जाएगी। तो ये है हमारा चैप्टर नंबर 12, जिसमें कि हमने डिजीज़ के फॉर्मूला को बताया है, वो भी इन सारे सेक्शन को बना के। इससे अब जो न्यू कमर डॉक्टर है या पुराने लोग हैं उन्हें फॉर्मूला ढूंढने में कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये था हमारा अभी तक का आज का जो एजुकेशनल बेस का। और इसके साथ अब मैं जाऊंगा आपका जो लास्ट सेक्शन है चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 पे जाने से पहले अभी तक जो हमने चीज़ें पढ़ी, जानकारी मैंने आपको अपनी हमारी तरफ से देने की आज इस सेक्शन में, लेक्चर में देने की कोशिश की है, उसका एक लास्ट ओवरव्यू करता हूं मैं। सबसे पहले हमारे जो 3 चैप्टर थे वो है बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, जिसमें आपको मेडिसिनल प्लांट, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की इंट्रोडक्शन और उसके साथ कि किस प्रोसेस से दवाई बनाई जाती है उसके बारे में बताएगा। उसके बाद जो अगले 3 चैप्टर थे वो थे डायग्नोसिस के रिगार्डिंग। मैं आपको फिर से एक बात क्लियर कर दूं, जब आप डायग्नोसिस को चैप्टर को पढ़ें तो उसको पूरे को तो पढ़ें, पर जब आप उसको प्रैक्टिकल में आजमाएं तो उसमें आपको हमें शुरू से ही ब्रीफ गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, उसके ओवरव्यूज पे जाना है। ओवरव्यूज के बारे में मैंने आपको बताया, जैसे कि जो टेम्परामेंट डायग्नोसिस था उसमें वो 15 पॉइंट थे। आपके पास कोई भी पेशेंट आता है, आप उन 15 पॉइंट को उससे पूछें, उस 15 पॉइंट के बारे में जब आप उससे जानकारी लेंगे आप पाएंगे कि 5-6 तरह के पॉइंट उसके लिम्फेटिक में पड़ रहे हैं, बाकी उसके सेंग्वाइन में पड़ रहे हैं। तो इससे कंफर्म हो जाता है और आपने उसका नैन नक्श से भी जान लिया कि ये लिम्फेटिक दिख रहा है या सेंग्वाइन दिख रहा है। तो जब आप उससे वो 15 पॉइंट पूछते हैं तो उससे आपका डायग्नोज कंफर्म हो जाता है कि ये लिम्फेटिक का ही पेशेंट है या फिर सेंग्वाइन का ही पेशेंट है। तो ये था हमारा डायग्नोसिस का आपका टेम्परामेंट बेस पे। सेकंड था आपका पल्स डायग्नोसिस। पल्स डायग्नोसिस में भी मैंने आपको जैसा कि बताया है कि उसमें आपके काफ़ी ज़्यादा अदर तरह की चीज़ें तो है ही हैं। अदर तरह की चीज़ें कैसे कि उसमें गहराइयाँ हैं, पर शुरू में आपको गहराइयों पे नहीं जाना है। शुरू में सिर्फ आपको क्या जांचना है कि आपको धड़कन किस में महसूस हुई, मैन्युफैक्चरर पे महसूस हुई, क्रिएटर पे, यूज़र पे महसूस हुई या प्यूरीफायर पे महसूस हुई। जब आप इस 3 को जांचने में कामयाब हो जाएंगे तो डेफिनेटली आगे चल के आप उन गहराइयों तक भी पहुंच जाएंगे। इसलिए कभी भी शुरू में पूरी गहराइयों पे नहीं जाना है, शुरू में सिर्फ हमें जो ओवरव्यू है उसको फोकस करना है। और जो तीसरा था वो था हमारा
पैथोलॉजिकल फाइंडिंग। पैथोलॉजिकल फाइंडिंग में जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हमारे जितने भी वो सारे चीज़ें, मतलब जो हमारे लैब की रिपोर्ट आती हैं, उसके जो पैरामीटर्स होते हैं उसको हमने ब्लड एंड लिम्फ में बता दिया है। अब क्या हुआ, आपने टेम्परामेंट से आपने जान लिया ये पेशेंट जो है वो सैंग्वाइन टेम्परामेंट का है या लिम्फेटिक टेम्परामेंट का है। और जब आप उसकी रिपोर्ट चेक करते हैं, आप पाते हैं कि रिपोर्ट में भी उसके सैंग्वाइन टेम्परामेंट, जो सैंग्वाइन का, उसमें सैंग्वाइन ही सारे पैरामीटर खराब जा रहे हैं। तो उससे क्लियर हो गया कि जो इसका ट्रीटमेंट हमें आगे कंटिन्यू करना है वो सैंग्वाइन बेस पे ही कंटिन्यू करना है। और उसी तरह से जो ये पैथोलॉजिकल फाइंडिंग है उसमें हमने इस इंफॉर्मेशन को आपको देने की कोशिश की है। और उसके साथ जो हमारा अगला चैप्टर था इलेक्ट्रिसिटी एंड मसाज पॉइंट, ये पॉइंट आपको हर पेशेंट को यूज़ करने में, जब आप यूज़ करेंगे डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने हमारी ओपीडी में देखा, बहुत बार देखा है। तो उस समय हमारे जो R30 जो R सीरीज़ के डोप्स हैं वो नए बनाए थे हमने। तो R30 का जो डोप्स था ना, हमारे पास पेशेंट आया बहुत बड़े तरह से थकान में होता है वो पेशेंट। उसको हमने बस ये माथे पे, उसकी टॉन्सिल एरिया पे और उसके कानों के बैक साइड पे, कनपट्टी जिसको बोलते हैं, इस पे हमने उसकी मसाज की। विदिन 5 मिनट पेशेंट खड़ा होकर उठ के बैठ के अच्छे से बात करना स्टार्ट कर देता था। इसी तरह से आपको जो मसाज इंजेक्शन करवानी है, ये माथे का ये पॉइंट हो गया, ये कनपट्टी का पॉइंट हो गया और जो टॉन्सिल एरिया का पॉइंट होना है, आपको इस पे हर पेशेंट को मसाज करवानी ही चाहिए। आपको डेफिनेटली हर पेशेंट में रिलीफ देखने को मिलेगा और उससे आपका पेशेंट टूट के नहीं जाने वाला। तो ये था आपका मसाज एंड अंक्शन के पॉइंट। इसमें आपको पर्टिकुलर वेज में कहाँ पे क्या मसाज है उसकी पूरी डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद था कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, उसके बारे में आपको मालूम है, स्कोर S1 C10 A3, ये कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज हो गए आपके। और उसके बाद अगला चैप्टर था हमारा बेसिक 38 रेमेडीज, और उसके साथ हमने बताया क्रिएशन ऑफ डेल्यूशन। क्रिएशन ऑफ डेल्यूशन में हमने आपको क्या बताया कि आपको एक तो डेल्यूशन किस बेस पे सिलेक्ट करना है, क्योरिंग हीलिंग के बेस पे, और उसके साथ आपको फॉर्म कैसे करना है, 10 ड्रॉप्स, 20 ड्रॉप्स, 30 ड्रॉप्स, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको इस बुक में मिल गई। और उसके बाद है स्टैंडर्ड मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन में भी हमने आपको दो चीज़ें बताई हैं। पहली चीज़ थी कि आपको प्रिस्क्राइब किस बेस पे करना है। उसमें जो आपको टोटल हमने 2 प्रिस्क्रिप्शन बताए थे, फर्स्ट प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में बता दिया एक्सपेरिमेंटल प्रिस्क्रिप्शन, फिर आपका जो एक्सपेरिमेंटल उसके साथ कंक्लूसिव, फिर सेकेंडरी में आ गया आपका एक्सपर्ट और रिपर्टरी। उसमें भी आपको बताया कि एक्सपेरिमेंटल में आपको कितने समय तक देना है, एक्सपर्ट में आपको कितने समय तक देना है, किस बेस पे देना है, कंक्लूसिव को आपको किस बेस पे कंक्लूसिव बनानी है, कैसे आपको टेम्परामेंट को या डिजीज को फोकस करके कंक्लूसिव बनानी है, और लास्ट में रिपर्टरी में किस तरह से आपको बिफोर मील फार्मूला को बंद करके, क्योरिंग फार्मूला को बंद करके सिर्फ हीलिंग फार्मूला को जब चलाएंगे तो उससे इस चीज़ की निश्चय हो जाएगा कि वो बीमारी उस पेशेंट को मुड़ के कभी भी उसके शरीर में वापस नहीं आने वाली है। तो ये था हमारा प्रिस्क्रिप्शन का। और उससे अगला था हमारा जो कि स्टैंडर्ड मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन में फर्स्ट पॉइंट था ये। दूसरा हमने बताया कि पेशेंट ने कैसे इनटेक करना है। उसमें अच्छा एक चीज़ और भूल गई, पेशेंट को पहले ही बता दीजिए। अगर कैंसर का पेशेंट है उसको बताइए कि आपको इस तरह की दर्द या पीड़ा हो सकती है। स्टोन का पेशेंट उसको पहले बता दीजिए आपको इस तरह के सिम्टम बन सकते हैं। फाइब्रोइड या सिस्ट या किसी भी तरह के हार्मोनल चीज़ का पेशेंट है, आपको मालूम है कि ये चीज़ हो सकती है, उसको पहले से बता दीजिए कि ये चीज़ आपको हो सकती है। जब आप उसको ये चीज़ें पहले से बता के भेजेंगे ना, 100% पेशेंट आपके ऊपर फेथ करके नेक्स्ट टाइम आएगा। वो आपको खुद बोलेगा कि डॉक्टर साहब आपने मुझे जैसी चीज़ बताई थी मेरे साथ वही चीज़ हुई है, मुझे यकीन है कि मेरा इलाज सही चल रहा है। जब पेशेंट अपने मुंह से ये चीज़ मान लेता है ना, तो उसको 100% रिजल्ट मिलता ही मिलता है। ये था आपका उसको मोटिवेशन का। सेकंड फिर आ गया प्रिस्क्रिप्शन में कि उसने कंज्यूम कैसे करना है दवाई को। उसमें मैंने आपको बता दिया D5 में देना है, पहले बिफोर मील फॉर्मूला, आफ्टर मील फॉर्मूला देना है, कितने समय तक देना है उसके बारे में भी जिक्र किया गया। फिर उसके बाद आगे आपको पेटेंट को कैसे इस्तेमाल करना है उसके बारे में भी जिक्र किया गया। आपको हॉट कंप्रेस कैसे देनी है उसके बारे में भी जिक्र किया गया। किस किस चीज़ में आपको हॉट कंप्रेस देनी चाहिए उसके बारे में भी जिक्र किया गया। और उसके साथ लास्ट में आपको ये भी बताया गया कि अल्टरनेटिव डोजेस को आपको कैसे इस्तेमाल करवाना है। क्योंकि शुरू के 1 महीने 3 महीने तक हमारी बहुत कोशिश रहनी चाहिए कि पेटेंट प्रोडक्ट को कम से कम इस्तेमाल किया जाए। तो उसमें जब हम अल्टरनेटिव का यूज़ करवाते हैं तो पेशेंट को अपने आप में कोई ना कोई चेंज देखने को मिलता ही मिलता है। और जब उसको वो चेंज देखने को मिलता है तो पेशेंट आपके साथ जुड़ा रहता है। तो ये था हमारा स्टैंडर्ड डोजेज एंड प्रिस्क्रिप्शन का।
इसके साथ हमारा 10th चैप्टर खत्म हो गया। और 11th में मैंने जैसे आपको बताया कि हमने जो हमारे फॉर्मुलेशंस हैं उसको डिजीज और ऑर्गन सिस्टम वाइज हमने बना दिया है। इससे अब आपको फॉर्मूला ढूंढने में भी काफ़ी आसानी मिलती रहेगी। तो इसी के साथ जो हमारा बेसिक एजुकेशन था वो आज के का समाप्त होता है। जो लास्ट चैप्टर है उसका मैं आपको बता दूं, वो जो 12th चैप्टर है वो है कंपनीज डॉक्टर कंसल्टेंसी प्रोग्राम। अभी तक तो मैंने आपको बता दिया कि हमने काम कैसे करना है, पर आखिर में आज सिर्फ बात ही हुई है, ठीक है। और आपको हजारों मरीज को चेक करना है, वो सिर्फ एक बात की बेस पे नहीं कर सकते। वो कब आप पूरा कर सकते हैं, जब आपके पास वो पूरा एक्सपेरिमेंट होगा। उस एक्सपेरिमेंट के लिए यहाँ पे जितने मैक्सिमम डॉक्टर उनसे ये चीज़ शेयर की भी गई है, आज मैं एक बार फिर से शेयर करता हूँ कि कोशिश कीजिए कि कंपनी के साथ कम से कम तो 30 से 40 पेशेंट को आप अपने शुरुआती दौर में चेक कीजिए। क्रोनिक पेशेंट को चेक कीजिए। उसमें आपने ऐसा नहीं कि सिंगल टाइम चेक नहीं करना है। जिस पेशेंट को आज हम चेक करना स्टार्ट करेंगे ना, अगले 6 महीने में हो सकता है वो आपके 10 बार आए। तो उस 10 बार में आप में और कंपनी में उस चीज़ के उस पेशेंट के रिगार्डिंग में डिस्कशन होना ही चाहिए। जब आप इस तरह से एक बार 5 से 10 पेशेंट को चेक कर लेंगे ना, तो आपको सारी चीज़ें प्रोसीजर और प्रोटोकॉल क्लियर हो जाएगा। और ये कंपनी का एक एक्सपीरियंस है। किस बेस पे एक्सपीरियंस है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आज आप हमारे दिग्गजों के नाम सुनते हैं ना, उन सारे दिग्गजों ने भी ही शुरू के अपने शुरुआती दिनों में 1-1, 2-2 साल तक सिर्फ एक D3 किट से काम किया है। और उस एक D3 किट से उन्होंने अपने 1 साल 2 साल में 30 से 40 पेशेंट को ठीक किया। और खुद से ठीक नहीं किया, कंपनी से पूछ के ठीक किया। और जब उन्होंने उन 30 से 40 पेशेंट को ठीक किया, उनको पूरा प्रोसीजर समझ आ गया कि कैसे हमें आगे चल के पेशेंट को ठीक करना है। तो जब आप इस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे और 30 से 40 पेशेंट को कंपनी के साथ मिलकर चेक करने में कामयाब हो जाएंगे, ये कंपनी का दावा है, गारंटी है कि आपके पास अगर 100 पेशेंट आते हैं ना, उसमें से 80 पेशेंट को आप ठीक करने में कामयाब हो जाते हैं। ये कंपनी का एक एक्सपीरियंस भी है और दावा भी है। अब उसमें आपको उसको कैसे करना है, कंपनी के साथ कैसे करना है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि कंपनी के साथ आपको उसको शेयर करना है ना, पर वो आपको करना कैसे है, अब मैं आपको उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। देखिए, क्योंकि हम ये सारी चीज़ें फ़ोन पे बात कर रहे होंगे, व्हाट्सएप पे बात कर रहे होंगे, तो हमें कम से कम समय आपका इस्तेमाल करवा के, हमारा कम से कम समय इस्तेमाल करके आपको पूरी जानकारी कैसे करवानी है वो मैं आपको बता देता हूँ। इन सारे पॉइंट का आपने ध्यान देना है और ये पॉइंट इस किताब में भी लिखे गए हैं। पहला पॉइंट है कि रोगी को पहली बार कब बीमारी महसूस हुई थी, उस बीमारी की समय अवधि। समय अवधि का मतलब मान लीजिए आज 1 महीना पहले, 10 महीने पहले, 1 साल पहले, 3 साल पहले, आपको ये इन्फॉर्मेशन रोगी से लेनी है और कंपनी को देनी है। और दूसरा पॉइंट, जब उन्हें पहली बार बीमारी महसूस हुआ तो क्या लक्षण थे, कि जब उसे बीमारी महसूस हुई थी ना तो उसको क्या क्या महसूस हुआ, इसके बारे में भी आपको पूरा रोगी से जानकारी लेनी है। आज जो उसको महसूस हो रहा है वो तो लेना ही लेना है, पर जब पहली बार उसको क्या महसूस होता है वो भी लेना जानकारी जरूरी है। और तीसरा पॉइंट है कि आज के लक्षण में और जो पहली बार जब महसूस हुआ था लक्षण, उन लक्षणों में क्या फ़र्क है वो भी आपको कंपनी को बताना रहता है। तीसरा है, ये तो हो गए लक्षण और बीमारी के बेस पे जो 3 पॉइंट। अब जो चौथा पॉइंट है ये है उस के पेशेंट के, हर पेशेंट से आपको ये सवाल पूछने चाहिए। तो मैं आपको इस सवालों में बताता हूँ। क्या मरीज अच्छे से खा पाता है, क्या उसको कॉन्स्टिपेशन रहती है, क्या उसको एसिडिटी रहती है। जब आप उससे ये सवाल क्लियर कर लेंगे और अगर इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन है तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि इसका लिम्फ चैनल में कोई ना कोई डिस्टर्बेंस है। दूसरा पॉइंट, क्या उसके पेशाब में कोई दिक्कत है। अगर हमें उसके बस पेशाब की जानकारी लेनी है तो हमें मालूम पड़ जाएगा, अगर उसके पेशाब में दिक्कत है हमें मालूम पड़ जाएगा कि इसके ब्लड में कोई दिक्कत भी चल रही है। अब कोई पेशेंट है उसको कॉन्स्टिपेशन नहीं है, पर उसके पेशाब में दिक्कत होगी तो उसका लिम्फ नहीं खराब है, लिम्फेटिक चैनल खराब नहीं है, पूरा ब्लड चैनल खराब है, ठीक है। और वहीं पे तीसरा क्वेश्चन हम उससे क्या पूछेंगे कि क्या ये पेशेंट, जो थर्ड पॉइंट हम उसमें पूछेंगे कि क्या ये पेशेंट को नींद अच्छे से आती है, क्या उसको बार बार नींद आती है, क्या उसको थकान महसूस होती है। जब हम इससे ये 3 पॉइंट पूछेंगे, अगर इसमें से किसी भी चीज़ में गड़बड़ी महसूस होती है तो हमें क्लियर हो जाएगा कि ये जो पेशेंट है इसकी जो ये बीमारी है वो आपका मतलब इसकी बीमारी में कहीं ना कहीं पे नर्वस सिस्टम भी इंक्लूड है। अभी हमने क्या 3 सवाल पूछे उससे, एक उससे पूछा GIT के रिगार्डिंग, दूसरा उससे पूछा ब्लड, जब उसके ब्लड के रिगार्डिंग पूछने के लिए हमने पूछा तो हमने उससे पूछा पेशाब के रिगार्डिंग, तो उससे हमारा ब्लड क्लियर हो गया। और जब हमने तीसरा उससे पूछा नर्वस सिस्टम के रिगार्डिंग, क्योंकि आखिर में
हमारे सिस्टम हम दो ही तरह के हैं, पर जो तीसरी जो चीज़ है वो जो आपका जो नर्वस सिस्टम भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में डिजीज़ के दौरान पे। तो जब हम इन 3 चीज़ों को पेशेंट से पूछने में कामयाब हो जाएंगे और इस 3 चीज़ों में पेशेंट हमें जब फीडबैक देगा तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि इस पेशेंट में किस तरह की रोग बन रहा है। क्या इसमें नर्वस सिस्टम का प्रभाव है, क्या इसमें खून का प्रभाव है, संगवाइन का प्रभाव है, क्या इसमें आपका लिम्फ का प्रभाव है, वो हमको इन 3 सवाल से मालूम पड़ जाएगा। और जो चौथी बात जो आपको हमेशा पूछनी है वो ये है कि देखिए हर मरीज अपने आप में अनोखा होता है। उनसे पूछिए कि कोई ऐसी चीज़ जो उसको महसूस होती हो और जो महसूस होने के बाद उसको उसको बीमारी होने के बाद से उसको महसूस हो रही है कुछ ना कुछ यूनिक चीज़, क्योंकि हर पेशेंट को अपने आप में कोई ना कोई ऐसी चीज़ महसूस होती होगी जो कि दूसरे पेशेंट से अलग है। जब आप ये 4 बातें हमको उस चीज़ पेशेंट से बताने में कामयाब हो जाएंगे ना, तो हमें मालूम है कि अगर आप हमसे 10 पेशेंट की इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे ना, तो 8 में तो आपको शुरुआती दौर में ही आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। आज भी इस जो अभी लेक्चर हो रहा है ना, इसमें अराउंड 20 to 30 डॉक्टर 10 to 20 डॉक्टर ऐसे हैं जो कि हमारे इस जो कंपनी कंसल्टेंसी प्रोग्राम से जुड़ के फ़ायदा उठा रहे हैं। उन्होंने भी इससे पहले आपका सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल मेडिसिन को यूज़ किया है और एक अच्छा रिजल्ट लेने में कामयाबी हुए हैं। अगले सेशन से उनसे भी इसका फीडबैक लिया जाएगा। तो आज इसी के साथ लास्ट लाइन में आपको बता दूं, मरीज के अतीत और वर्तमान की पैथोलॉजिकल फाइंडिंग रिपोर्ट्स। पहली बार जब पेशेंट आता है ना, खुद से रिपोर्ट मत करवाइए उससे। पहली बार उसको एक्सपेरिमेंटल डोज दे दीजिए बिना रिपोर्ट करवाए। अगर उसके पास कोई रिपोर्ट है उससे वो ले लीजिए, मंगवा लीजिए, वो रिपोर्ट की जांच कर लीजिए, पर कभी खुद से मत करवाइए, ठीक है। और उसके जो बीमारी के लक्षण है ना, खासकर जो पहली बार हुआ था, वो सारे लक्षण उससे पहली बार में जानने ही चाहिए। इसका मैं आपको एक फ़ायदा बताता हूँ। देखिए ऐसा होता है, जो मरीज होता है ना, वो कभी भी नहीं बोलता कि मैं ठीक हो गया। क्यों? क्योंकि वो तब आपको ठीक बोलेगा ये बात कि मैं ठीक हो गया जब उसको पूरी तरह से रिलीफ मिलेगा। पर जब आपने उसको 2 हफ्ते की दवाई दी होगी ना, आपके पास आज आया, उसने आपको 10 चीज़ें गिना दी कि मुझे ये भी होता है, वो भी होता है, ये भी होता है, वो भी होता है। 2 हफ्ते का दवाई लेने के बाद है ना, बोलते सर मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। फिर आप उससे पूछिए, उसने जो 10 चीज़ें गिनाई थी ना, वो 10 चीज़ें क्या गिनाई जो हमने उससे पूछी हैं। सर आपको इसमें कोई फ़र्क महसूस हुआ? वो तो हाँ 2-4% इसमें फ़र्क महसूस हुआ, हाँ 2-4% इसमें फ़र्क महसूस हुआ। अब क्या हुआ, जब वो पहले आपके पास आया था तब तो उसने बोलते मुझे कुछ नहीं महसूस हुआ, पर जब आपने उससे वो सवाल पूछे, उससे अतीत और उसके बारे में जब जानकारी ली थी, वो जो सवाल पूछे तो उसने खुद मान लिया कि हाँ उसको कुछ ना कुछ महसूस हुआ। जब वो चीज़ वो मान जाता है ना, तो डेफिनेटली पेशेंट आपके लंबा टिक के जाता ही जाता है। तो इसलिए कभी भी जब हम पेशेंट को करते हैं तो उससे ये जो जानकारियाँ हैं ये सारी लेना जरूरी है। तो इसी के साथ हमारा जो आज का सेशन का जो इन्फॉर्मेशन था वो मैंने सारी दे दी है अपनी तरफ से। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी लंबा सेशन हो चुका है ये, और काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़े भी रहे। जो क्वेश्चंस हैं मैं आपको बता देता हूँ। नंबर जो है हमारा मोबाइल नंबर जो है वो है 8628875306। इसमें हमारे ग्रुप में भी ये नंबर है। मैं ग्रुप को ओपन नहीं करूँगा अभी। क्वेश्चन आप मुझे इंडिविजुअल ही भेजेंगे, आपके सारे सवालों का जवाब इंडिविजुअली करके दिया जाएगा। आज के सेशन में संजीव सर थोड़ी देर के लिए जुड़े थे क्योंकि उनका ओपीडी का टाइम होता है, इसलिए वो जुड़ नहीं पाते हैं अभी। बाकी मैं आपके सारे सवालों का जवाब इंडिविजुअली दूंगा। और जहाँ तक की बात रही ये बुक की, जो तो हमारे रेगुलर यूज़र हैं जो डिस्ट्रीब्यूटर से ले रहे हैं, उनको तो ये बुक उनके डिस्ट्रीब्यूटर से मिल जाएगी। इसकी कीमत 250 रुपया है। हमने इसकी कीमत में कोई भी बदलाव नहीं किया है, कंटेंट में चेंज किया गया है। पुरानी बुक 120 पेज की थी, नई बुक 220 पेज की बन चुकी है। हमने इसके पैसे में कोई बदलाव नहीं किया है। जो कि और जो डिस्ट्रीब्यूटर से जुड़े हैं वो जल्द ही अपने डिस्ट्रीब्यूटर से ये किताब ले लें। और जो डॉक्टर डायरेक्टली जुड़े हुए हैं उनको मैंने नंबर बताया है, ग्रुप वाले नंबर से भी वो मुझे फ़ोन करें। उनको जो स्कैनर है, जो पेमेंट के लिए स्कैनर है, वो ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। वो स्कैनर पे वो 300 रुपये की पेमेंट करेगा और उसके साथ अपना एड्रेस कंफर्म करवाएगा। ये किताब उन तक नहीं पहुंच जाएगी। तो इसी के साथ मैं आज के सेशन मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने किसी का भी समय बर्बाद नहीं किया होगा, और आज के सेशन को मैं इसके साथ कंक्लूड करता हूं। और मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हूं, बहुत बहुत आभारी हूं कि आप हमारे साथ जुड़े। और इसी तरह से अगला सेशन का जो टॉपिक रहेगा उसमें भी मैं रहूँगा, पर मेरे साथ आज तो अकेला मैं था, पर मेरे साथ हमारे कुछ एक्सपर्ट डॉक्टर जुड़ा करेंगे जो कि आपको बीमारियों को कैसे सही करना है उसके रिगार्डिंग में रोज़ अपडेट किया करेंगे। और ये हमारी कोशिश रहेगी
कि कम से कम तो हफ्ते में अभी हम हर महीने में 4 इस तरह के सेशन किया करेंगे और 1 या 2 सर के सेशन हुआ करेंगे। पर आगे चल के अगले 3 महीने के बाद कम से कम महीने में 3-3 हफ्ते में 3-3 सेशन हमारे रेगुलर हुआ करेंगे और जब वो रेगुलर सेशन हो जाएंगे तो मुझे यकीन है कि 1 साल के बाद आप सब इतने एक्सपर्ट बन चुके होंगे कि आपको हमसे पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आज कई लोग हमें आके बोलते हैं कि आपकी वजह से हमें बहुत अच्छा महसूस हुआ, कंपनी की वजह से बहुत अच्छी तरक्की मिली है। पर जब उनके पास ये सारा डाटा पहुंच जाएगा तो शायद से उन्हें वो चीज़ भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। फोन एक बार Thank you जनरलाइज so कर much, दो। sir. जी भाई सर, मैंने आपको बताया जो आपने बहुत क्वेश्चन है अच्छी ना, जानकारी मुझे दी। वॉइस नोट डाल के बनाइए। आपको अभी से आना शुरू हो जाएगा रिप्लाई। क्वेश्चन प्लीज अपने वॉइस नोट डाल के बनाना शुरू कर दीजिए। धन्यवाद सर। जी 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 ओके, गुड आफ्टरनून सर। जी एक बार फोन रिपीट करेंगे सर? जी। फोन नंबर है फोन सर नंबर हमारा एक बार रिपीट। 8628875306 86288 75306 306। जी जी। आपने सारे Okay, sir. क्वेश्चन इस Thank नंबर पे you. भेजना स्टार्ट कर दीजिए, आपको सारों का जवाब मिलना शुरू हो जाएगा। तो धन्यवाद इसी के साथ। ओके सर। जी धन्यवाद सर। Thank you so much, सनम सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बात दिल से धन्यवाद सर। जी थैंक यू। हाँ हाँ।